आज हम पहले जी डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 का नवंबर का पेपर। नवंबर में दिसंबर का ही है, ठीक है। पहले 1 घंटा आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, कारण आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पेपर को मैंने एनालिसिस किया सारा मैंने सॉल्व कर लिया अपनी कॉपी पे। एक प्रॉब्लम सामने आई है, डरा नहीं रहा बट बता रहा हूँ, अवेयर होना जरूरी है। लास्ट पेपर है शायद आपका। हाँ, अच्छा जाए। हाँ, ऊपर से मेरा है तो मुझे ज्यादा डर रहता है, ऊपर से टैक्स है तो और ज्यादा डर रहता है। ठीक है, ये एनालिसिस किया है कि अगर आप प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ भी करके जा रहे हैं, पहली बात तो पेपर में तैयारी हमारी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। आज बैठ के मैंने 2-3 पीडीएफ अब आपको और शेयर करी हैं, पीजीबीपी की, या न्यू पीडीएफ नाम दिया किसी का, या पुराना पेपर दिखाऊंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है सामने कि जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक से नहीं आ रही। इवन सिंगल भी न्यूमेरिकल मे बी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो, जो बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता है। और क्वेश्चन इजी है, अभी कराऊंगा, आपसे ही कराऊंगा, आपको सर कुछ भी नहीं था वैसे ही ट्राई जा रहे हो। पर ये बताना चाहता हूँ कि माइंड में रहे जी कौन सी इलस्ट्रेशन आ गई, फटाफट घर जाके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या बैक एक्सरसाइज देख रहे हैं, सर प्रैक्टिकल बता दो। मैंने पूरा छानबीन कर लिया, कुछ नहीं। तो वो कहाँ से डाल रहे हैं, कौन सी बुक है, तो टेक्स्ट में इस चीज का महत्व उन्होंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, तो इससे मैं मैटर ही नहीं। ठीक। अब रही बात थ्योरी की, जो आप सोच रहे हैं ट्रेंड का कुछ नहीं बताओ, कौन सा क्वेश्चन 5 में डाल दें, हम तैयार करके गए 15 में। जो चीज 5 में तैयार है, अभी दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, वो आ रहा है 15 में। अब बच्चा कहता है पॉइंट ही 4 है तो क्या 15 में लिखूं। पर आपका मन नहीं मानता 2 पेज भर के, जो सिस्टम एक साइकोलॉजिकली बनी हुई है चीज। तो पहले प्रैक्टिकल्स भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। थोड़ा दोनों पेपर को डिस्कस करो, सोचो, फिर माइंड मेकअप करो कि पेपर में किस तरह जाना है। और एक एक न्यूमेरिकल मैं तो पक्का प्रेफर करूंगा, उधर से कैपिटल गेन और अदर सोर्स डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। आप शो भी देख के हैरान हो जाएंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार आता है कैपिटल गेन में। अदर सोर्स का वही है, कांस्टेंट एक ही आता है। जितना हम डर रहे थे अपना पर्थ कि टीडीएस का पॉइंट 10% फलाना और टैक्स फ्री फलाना फलाना, नहीं, इतना टेक्निकल नहीं आया हुआ अभी तक, बड़े इजी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। और देखिएगा कहाँ कहाँ से उसने क्वेश्चन उठाए हुए हैं जिसको हम कहें जी ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। थ्योरी को भी प्रॉपर वेटेज देके चलिएगा। मे बी रेजिडेंशियल पढ़ रहे हैं, एक उधर से कैपिटल गेन का मिलाकर किसी के साथ थ्योरी आ ही रहा है, और 54 का ही आ रहा है वैसे तो। रिपीट 54 बताइए या केसेस बताइए जहां इंडेक्सेशन में, कल 2 दिन से वही बात कर रहा हूँ आपसे, लास्ट क्लासेस में वही बात चल रही है। तभी आज थोड़ा डिफरेंट पिच पे बात करने वाले हैं कि पहले न्यूमेरिकल्स पे हाथ साफ कर लें, देख लें भी हाँ क्या होता है, क्या हमसे होता नहीं होता अभी तो पता कर लें, 11 को जाकर तो फिर देखेंगे। ठीक है ना। तो उसी को आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रखूंगा, 2-2.5 घंटे का, 1.25 घंटे का, कि पूरा खींच के आपको ले जाऊं दोनों पेपरों में। और कुछ पीडीएफ मैंने ओपन करी हुई है, जितनी बातें हो पाएंगी मेन मेन कर लूँ, और कल उसको अकॉर्डिंगली डिजाइन करूंगा कि आज क्या क्या। 11 को भी मेरी तरफ से कोई आपको ना नहीं है, आपके डाउट्स हैं जितने मर्जी भेजिए, आपने आना भी है। तो आपका 2 बजे आई थिंक सो पेपर है, 12 साढ़े 12 बजे निकलते होंगे, 1 बजे निकलते होंगे, मैं यहीं पे हूँ। तो एनी टाइम आप कॉल करके मेरे पास 10 से 12 के बीच में एनी टाइम आ सकते हैं। सर मेरे पुराने पुराने पेजेस में देखे थे, ये मेरे डाउट है, 15,000 क्यों ले रहा है, 10,000 क्यों ले रहा है, 5 क्यों ले रहा है। तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट वो डाउट्स आने चाहिए रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स। ये थ्योरी तो आप खुद ही पढ़नी है। हाँ, कोई पॉइंट समझ ना आए तो मुझसे रिकॉल करा सकते हैं। ठीक। अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नाम अपने अकॉर्डिंग देना, उसको कहाँ कहाँ है। पहला क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल जर्नली। क्या आया हुआ है जी, फटाफट नाम पढ़िएगा क्वेश्चन का क्या है। इन्होंने पूछा हुआ है, ये किसी बुक में नहीं। पहली बात तो ये आज ही सर्च कराया, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 4। अभी जो मैंने नई पीडीएफ आपको भेजी है ग्रुप में, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। उस पीडीएफ का नाम ही मैंने क्या रखा है, तो सुना, न्यू पीडीएफ टैक्स बीकॉम। ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने घर पे पढ़ने के लिए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ कि इसमें है क्या, देखिएगा। बेसिस ऑफ चार्ज क्या है टैक्स लगाने का सेक्शन 4 में। तो देयर आर 5 पॉइंट्स, पेपर में ध्यान रहे। नंबर 1 पॉइंट, चार्जिंग सेक्शन 4 है, जो क्या कहता है कि टैक्स चार्ज होगा एनी असेसमेंट ईयर का एनुअल फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आपका पेपर में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा, रिमेंबर दैट 21-22, और क्लियर हो जाना। और क्वेश्चन में वो लिखेगा असेसमेंट ईयर 22-23, गलती हो जाए ना रेट रूट में, तो 22-23 नहीं, असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर का टैक्स ही कब लगता है सर, इसका दूसरा क्वेश्चन भी आएगा अभी। इस पीडीएफ में मैंने बहुत अजीब अजीब सी चीजें इकट्ठी करी हैं, कहीं अदर सोर्स से, कहीं कैपिटल गेन से, कहीं क्या। तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगी, 7-8 पेज की पीडीएफ बनाई है, एंड तक काम आएगी पेपर तक आपके। तो दूसरा पॉइंट, लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय वर्च्यू ऑफ चार्जिंग सेक्शन अलाउंड।
चार्जिंग सेक्शन आपके ऊपर लग गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, एट द क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाउंट आपको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन, मतलब अगले साल पे करते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्स नॉर्मल है, आपने टीडीएस काट के बताओ, टीडीएस गवर्नमेंट बैंक या एनी अदर पर्सन वो आपकी पेमेंट के ऊपर अपने आप काट लेगा और उसका आपको क्या मिल जाता है, क्रेडिट, आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है रेट ऑफ टैक्स, दो तरह के रेट होते हैं, एक होता है मार्जिनल रेट, सबसे हाईएस्ट रेट, एक होता है स्लैब रेट, और एक होता है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। और लास्ट पॉइंट इज द राउंडिंग ऑफ, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, राउंडिंग ऑफ क्या, टैक्स नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या, 10, इनकम भी 10 मल्टीपल होती है और टैक्स भी 10। तो पेपर में ये एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो रिमेंबर दैट आपके ये 5 पॉइंट उतरने चाहिए, चार्जिंग, लाइबिलिटी, पेमेंट, रेट एंड द राउंडिंग ऑफ। बस सिस्टम है, पहले चार्ज हुआ, फिर लाइबिलिटी निकाली जाती है, जिसको अगले सेमेस्टर में चैप्टर भी है हमारे पास, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये चैप्टर है पूरा। पता नहीं यहाँ पे बातें कर लेते हैं, ये कल पार्थ का डाउट आया था एग्रीकल्चर का 6-7 क्वेश्चन, जैसे अभी आप पूछ रहे थे मुझसे टीटीटीए वगैरह, वो आना नहीं चाहिए सर, जब पढ़ा ही नहीं। अब धक्के से इनकम टैक्स लिंक्ड है तो फर्स्ट थम जाते हैं हम लोग, जबकि उसकी बातें आपको किताब करनी चाहिए, जब मैं आपको डिडक्शंस पढ़ाऊं, आपको प्रॉपरली डीपली आपसे मैं बात करूं, जो बात ही नहीं करी हुई धक्के से टीसी बीच में घुसा दो, 80D मेडिकल क्लेम ले आओ, 80 TTA वो तो मुझे तो याद है, 80G डोनेशन, तो वो अगले सेमेस्टर की बातें हैं। तो मेरा मानना ये है, ऐसा कुछ भी अभी तक के 2 साल के पेपरों में नहीं आया, अगर नहीं आया हुआ तो आना भी नहीं चाहिए, ये थोड़ा कि ज्यादा पागल बैठा है कि जब 80 TTA पूछ लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा सर, क्लियर कट। तो उसमें उतने बड़े हाई लेवल पे क्वेश्चंस पे मत जाइएगा, वो फंस जाएंगे, फिर उसी चैप्टर में रह जाएंगे अपा, क्योंकि एग्रीकल्चर की वेटेज कुछ और तरह की है, क्लियर। नेक्स्ट, पेमेंट कब करनी है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, और राउंडिंग ऑफ टैक्स क्या, हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कहां से है, आप कॉपी पे लिख सकते हैं आप लोग, 2020, हेडिंग दीजिए प्रॉपर, मैं नई वर्कशीट ओपन कर रहा हूं इसके लिए, मैं उसका नाम भी क्या दिया वर्कशीट का, पेपर सॉल्व वर्कशीट, या आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, साफ साफ मैं करके दिखाऊंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहां से लिया, न्यू पीडीएफ से, तो इसको आप सेक्शन जो भी नाम देते हैं, सेक्शन ए नाम दिया आपने इसको, सेक्शन ए, इसका ABC चलते हैं, इसका ए पार्ट क्या था, थ्योरी, कहां से है, न्यू पीडीएफ, जो क्या एक्सप्लेन करता है श्रेया, सेक्शन 4 चार्जिंग ऑफ टैक्स, खत्म हुई बात, ठीक है। चलो इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, आपसे भी हेल्प लेते हैं, आओ भाई, आपके सामने रहा, वरना यहाँ से देखो द बेस्ट है, पीडीएफ नहीं है तो मोबाइल से वीडियो देखना, इतना छोटी स्क्रीन है, यहीं पे काम आ जाएगा आपके। लो, अभिषेक इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, पहली बार इंडिया छोड़ के गया, कल भी कर रहे थे क्वेश्चन अपना, ड्यूरिंग किस साल, थोड़ा घबराइए नहीं है, एक साल पीछे चलेगा, 15-16, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, ही वॉज इन इंडिया, इतने इतने दिन वो कहा था, इंडिया में रिस्पेक्टिवली, हो गया। डेटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द क्या क्या, असेसमेंट ईयर, फर्स्टली जाते ही बॉक्स करके भाई तू असेसमेंट बोल रहा है, प्रीवियस बताओ सर, क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस का होता है, बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत करीब जाके रुकेगा बिल्कुल डेज के। अब सुनना कैसे, आपसे पूछता हूँ, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा उपासना, 19-20, मैं प्लीज कह रहा हूँ एग्री करना, क्योंकि ये लेक्चर ना बाद में समझ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल है, जितना समझ आ गया अभी आ गया, बाद में आप मुझसे पूछोगे क्या पढ़ाया भाई तुमने, क्या कह दिया, कैसे बन गया सर रेजिडेंट, हमें तो पता नहीं चला। तो 19-20 का स्टेटस बताना है, तो मैं वापिस गया अपनी शीट पे, पेपर सॉल्व वाली पे, तो मुझे प्रीवियस ईयर 19-20 में कनफ क्या बताना है, क्या वो बंदा, पहले तो उसका नाम आप देख सकते हो क्या है, अभिषेक, तो इज इंडिविजुअल, कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, एचयूएफ नहीं है, एओपी बीवाई नहीं है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का स्टेटस क्या होता है, अगर आपको पता हो, रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट, कुछ याद है कि नहीं है, हाँ जी सर, अगर वो रेजिडेंट होगा सर, तो दो बातें और उठेंगी, क्या वो OR है, मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है। मैं क्या सर, बाकी बात तो बाद में छोड़ो, पहले ये बताओ, रेजिडेंट देखने के लिए आप निखिल क्या चेक करते हो सर, दो बातें चेक करते हैं जी, दोनों के बीच में और है, ये और है, मतलब OR नाम ला देना, ठीक है। तो 182 डेज और मोर इन RPY, हाँ स्टे तो है, चल रहा है, रिजाइड्स इन इंडिया, 182 और मोर इन RPY, RPY मतलब रेलेवेंट, और मेरे क्वेश्चन में RPY बनता है 19-20, जिस साल की आप बात कर रहे हो। मैं दोबारा क्वेश्चन पे गया, 19-20 में तो भाई साहब कितने दिन थे इंडिया में, तो काटा हो गया, तो 62 दिन,
62 डेज। मैं क्या सर 182 तो बहुत ज्यादा कह दिया, वो तो 62 है। मैं घबराइए नहीं, ओवर है बीच में, तो ये वाला बिल्कुल सही। मैं क्या 60 दिन और मोर, ये पेपर में आपने लिख के है ना ऐसा, NRPY, RPY रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड 365 दिन और मोर। मेरे अकॉर्डिंग पेपर में किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कोई गड़बड़ ना कर दे। 365 और मोर इन परसीडिंग 4 years। और ये प्रोसीडिंग कौन से होते हैं हमेशा याद कर लो, इमीडिएटली RPY से। RPY मतलब यहां आके RPY को छोड़ दो कि तो उसके भी 62 जोड़ी जाओ। अपने आपने कहा था 62 डेज था वो 19 पे, अपने को कितने चाहिए अभिनव? 60। डन है, 2 दिन ऊपर ही है भाई। पिछले में 365 चाहिए। मैं 19-20 को छोड़ दे, मुझे पिछले 4 साल लिखवा, 19-20 से बैक चल। 18-19, 17-18, 16-17, और क्या था ये 15-16। मैंने 4 साल टाइप कर लिए अपने अकॉर्डिंग, बैक गया क्वेश्चन पे। तो ये बता दो, यहाँ से 40, सॉरी ऊपर चलते हैं, यहाँ से बताइए 180, एक्चुअली मैं बैक से लिख रहा हूँ ना, मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ पे 60, 87 और 40, कितने बनते हैं भाई जल्दी बोल। बच गया यार। हाँ मैं ये कह रहा था, बिल्कुल करीब आगे बचा, 367 डेज। आपको कितने चाहिए? 365, बच गया, रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट होते ही सुनने वाली बात सुनना, मजेदार अब आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप उसको क्या पूछोगे, क्या तू OR है या तू NOR है? मैं क्या OR चेक करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, दोनों के बीच में प्लस है, एंड है। अब वो क्या था याद हो, परसीडिंग, पहली लाइन में शुरू का कर रहा हूं, 10 years में, मतलब इस कंडीशन को चेक करते हुए ना, RPY का तो कोई रोल ही नहीं। इधर माइंड में आ जाए सर क्या करना है, RPY, RPY तो हो गया ऊपर खत्म। अब पिछले 10 सालों में कोई 2 साल आप इंडिया के क्या होने चाहिए रेजिडेंट बनने के लिए, फिर वही 182 और 365 जो 60 करते हो, प्लस प्रोसीडिंग 7 years में, प्रोसीडिंग 7 years में रिजाइड्स या स्टे, रिजाइड्स या क्या बोलते हो वर्ड, स्टे, कितने दिन बाद? 730 दिन और कितने मोर। दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कराइए, देन आप रेजिडेंट। और मैं कहना चाहता हूं वो पक्का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के कब गया? पढ़ो ना क्वेश्चन, वर्ड क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर देगा। फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के जा रहा है 15, तो उससे पहले तो हिंदुस्तान में था वो, 365 के पूरा पूरा साल हिंदुस्तान में था। अपा गए क्वेश्चन में का ना, अगर देख भी पाए तेरे अकॉर्डिंग ये, तो फिर भी कितने साल थे? 4 ना, 3 तो भी पढ़े और 3 तो पूरे पूरे पढ़े हैं। मैं 2 साल के जोड़ू तो अभी कितने बनते हैं? 730 दिन। और पिछले 10 जाऊं फिर तो बात ही बन गई यार। यही डाउट आता था, तो ये कंडीशनें भी आपकी क्या है, सेटिस्फाई। तो आंसर इज, जो उसने मुझसे पूछा था, स्टेटस बताइए। बिल्कुल सर, वो रेजिडेंशियली, रेजिडेंशियल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये क्वेश्चन था 5 नंबर में, कोई दिमाग फालतू नहीं, फर्स्ट डे से जो मेरी बात चल रही है उसी बात पे ये क्वेश्चन आ रखा है। कोई डाउट है बताइए। डन सर, तो ये टिक हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे ट्राई कराता हूं, थोड़ा थोड़ा हिम्मत करो, फिर आप देखते हैं क्या समझ आता है। आइए जल्दी। शुक्ला एंड सन्स ग्रो राइस ऑन देयर लैंड, नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात आ गई जब जमीन की बात चल रही है, ठीक है। डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20 आर एस फॉलो। ओके जी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, भाई साहब ने अपने खेत में 5,000 टन चावल उगाया। डन। खर्चा भी तो आया होगा चावल उगाने का, 10 लाख रुपए। ट्राई करना, मजा आने वाला क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी निकालिए जो पता चलेगा क्या चल रहा है दिमाग में। राइस सोल्ड इन मार्केट, भाई साहब ने सोचा कि चलो 1,000 टन मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। वो 1,000 टन मार्केट में कितने का बेचा? टोटल 3 lakhs का। कुछ लोग तो दिमाग खाना शुरू कर देते हैं, 3 लाख डिवाइड बाई 1,000 तो 300 रुपए टन। वैसे ही दिमाग चला रहा हूँ, मजा ना आए। तो 3 लाख का बेचा 1,000 टन, तो मतलब मार्केट का प्राइस क्या चल रहा होगा? 3 लाख डिवाइड बाई 1,000, आई थिंक सो 300 रुपए टन का रेट चल रहा है। आगे सुनो। राइस यूज्ड एट हिज मिल, कितने टन बनता भी था? 5,000 टन उगाया,
1000 टन मार्केट में बेच दिया, वो तो आपकी इच्छा, आपने मार्केट में बेच दिया। 4000 टन अभी भी आपने अपने पास रख लिया, यूज कर लिया। कॉस्ट इंकर्ड एट राइस मिल, राइस मिल तो फिर बिजनेस शुरू हो गया जी, जहां मिल की बात आ गई फिर तो बिजनेस की। खेत से जीरी उगाई, चावल उगाया, बेच दिया, और सब बिजनेस इनकम। पर यहां जब आप बीच में आ गए तो इट्स इंडस्ट्री। आपके और पॉलिश करेंगे उसको, सेला बनाएंगे, जो भी करेंगे, 5 लाख। बाद में आपने फर्निश्ड राइस, देखो वर्ड चेंज हो गया, पॉलिश करके चावल का रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना, बासमती। तो फर्निश्ड राइस बाद में, ये 85 कुछ बीच में वर्ड आ गया भाई था। सोल्ड इन द मार्केट, कितने का बेचा? 25 लाख का। कुछ नहीं, ये बीच में गलत में स्प्रिंट हुआ क्या, यहाँ पे वर्ड कुछ और चाहिए, या सोल्ड वर्ड था, क्या था, या एंड था। तो कंप्यूट इनकम बताइए शुक्ला एंड सन्स की फ्रॉम द किससे? ओनली असेसमेंट। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ओनली, वैसे मैं तो कह रहा हूँ बात चलेगी तो आप दोनों भी निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम तो कोई खास बात थी भी नहीं, अगर बात चलेगी तो आप दोनों भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर आपको दोनों इनकम निकालने सिखाता हूँ, बुक में ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन कहीं नहीं है, थोड़ा सा मिलता था शुगर केन वाला, थोड़ा सा मिलता था, बट ठीक है, आप इसको बेच लेते हैं। आइए तो सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बेसिक से बताइएगा, सी क्वेश्चन है, आपने कितने टन चावल उगाया, जल्दी बोलना। 5000 टन। कितना खर्चा लग गया? मैं तो डायरेक्ट चल रहा हूँ भाई, लैंग्वेज अपनी लिख लेना, देखो पेपर में। ये मेरी थी कॉस्ट, डन है, बोलो किसी को डाउट? डन हो गया। आपने इसके दो पार्ट कर दिए, जल्दी बोलना क्या? 1000 टन एक तरफ कर दिया, 4000 टन एक तरफ कर दिया, समझना मत को। ये 1000 टन तो आपने बेच दिया, टोटल कितने का सोल्ड? 3 लाख रुपए का। चलो इसको तो मैं बाद में निबेड़ता हूँ, होने वाली बात तो ये है ना। अब थोड़ा एग्रीकल्चर निकाल दूंगा अभी से, 4000 भी तो एग्रीकल्चर ही था, ये कौन सा हुआ है, कहाँ से आ गया? तो ये 4000 मैंने अपनी ही मिल में क्या कर लिया सर? यूज कर लिया। यहां एक डाउट आता है बस, यहां थोड़ा सा, चलो पहले मैं करता हूँ, यूज कर लिया। क्या ये बिल्कुल इसकी कॉस्ट क्या मानेंगे, फ्री मानेंगे क्या? बस यही डाउट था। मैं 4000 टन अपने खेत से उगाया हुआ चावल अपनी फैक्ट्री में ले गया, मैं तो फ्री है, अपनी जमीन का जो है। आप कहते हैं सर अपनी जमीन का है, अगर इसको मार्केट में बेचते तो क्या बिकता है ना? मैं भी बेचा तो है 1000 टन, तभी तो उसने बोला। अगर ये भी बेचते तो कितने का बिकता? मैं कहा वो तो फिर अपन कर ही लेंगे सारा सिस्टम। तो वही बात मैं आपसे सुनना चाहता था, मार्केट रेट नॉट कॉस्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, सर क्या बात है, 10 लाख खर्चा आया 5000 टन पे, 200 रुपए टन, नहीं नहीं, क्या वो कॉस्ट है? मार्केट रेट क्या चल रहा है, आपने कहा नहीं, 3 लाख डिवाइड बाई 1000, 300 रुपए टन इज द मार्केट रेट। तो मैं वैसे ही दिमाग लगा रहा हूं, अगर ये 4000 टन भी बिकता तो मेरे अकॉर्डिंग 300 का बिकता, तो इससे भी कितने पैसे आते, जल्दी बोलिए? आते। चलो तो आपकी किस्मत है, आपने जो भी किया, ठीक है। पहले यहीं पे सॉल्व कर दूं, उसने यहीं पे मुझसे एग्रीकल्चर पूछा है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो फिर आपके सामने ही बैठी है, खत्म करिए। एग्रीकल्चर इनकम तो आपके सामने है, तो आप इसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं, वरना एक पार्ट में भी कर सकते हैं। 1000 टन तो आपने कितने का बेच दिया था, जल्दी बोलो? 3 लाख। तो 4000 टन भी किस रेट पे, जल्दी बोलना? 300 रुपए पे। ये आप अजम्पशन भी दे सकते हैं कि मैंने किसको बेस माना, 300 कैसे आया, अलग से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 300 कैसे आया, 3 लाख रुपए का अगर 1000 टन बिकता है, तो रेट क्या आ गया हमारा? 300 रुपए पर टन आ गया। तो भाई 4000 भी सर 300 के हिसाब से बिकता, तो टोटल सेल्स हमारी कितनी होती, जल्दी बोलिएगा? 15 लाख। कई बच्चे डायरेक्ट ही कर देते हैं, 3 लाख बिका 1000 का, 300 रुपये रेट है, 5000 टन कितने का बिकता? 15 लाख का। मर्जी, प्रेजेंटेशन अपना अपना है टैक्स में। 15 लाख का बिकता। और इसको उगाने का आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या आया था, जल्दी बोलना? आई थिंक सो 10 लाख आया था। तो इतना सा क्वेश्चन उसने आपसे पूछा था, दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम, खत्म सर। पर आप इसको आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा, यहां तक हो गया, डन है। पापा कहते हैं अब लगे हाथ बात चली है तो फिर थोड़ी और कर लो। कौन सी? बिजनेस इनकम, ये एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग है। बिजनेस इनकम क्या बनती है, अब ये सुनना। आपने सारा चावल जो बेचा, सोल्ड ऑल क्वांटिटी, कितने की बेची, शायद 25 लाख रुपए की, जल्दी बोलना, दिया हुआ है वहां पे। और उसको कुछ खर्चा भी आया था आपका, ये कन्वर्जन क्या? कॉस्ट इंकर्ड एट राइस मिल, तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट एट राइस मिल। कितने की कॉस्ट आई थी राइस मिल में?
5 लाख रुपए की। डन है। 5 लाख की कॉस्ट आई राइस मिल में, माइनस जो आपने 4,000 टन यूज नहीं किया, एट द रेट 300 ही लेके चलना है। हाँ, वो 300 ही लेंगे ना बस। कितने के? 12 लाख रुपए। माइनस करके बताइए, ये आपकी बिजनेस इनकम। ये बैलेंस बोल रहे हो? 12 17 8। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो भारत? सेम रेट पे जी, यूज तो किया ही आपने। 4,000 टन अगर आप मार्केट से खरीदते तब ना लेते 12 लाख का, फिर उसको पॉलिश करते 5 लाख लगा के फिर 25 का बेचते, ये समझ लो, ये चीज है। एक्वायर मतलब? हाँ, फिर रेट तो लेंगे रजी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल को मैं धीरज को पढ़ाऊंगा, फ्री थोड़ा पढ़ाऊंगा, वो तो आप सोच रहे हैं। तभी हम पढ़ाते भी नहीं, तभी हम पढ़ाते भी नहीं, हो कहता खुद ही पढ़ ले। तुम भी कहते हैं ठीक है भाई, इतना तुझे पढ़ाएंगे साला कुछ मिलना नहीं, कि बच्चा पढ़ाएंगे 10,000 मिलना है, बता क्या फायदा तेरा। तो सेम चीज है, अपने खेत की चीज आप फ्री थोड़ा कहेंगे, कुछ भी उड़ा दो, वो चीज है। कि यार हमारे घरों में छोटे होते रहते नहीं दिक्कत, कि घर पे चीज सस्ती पड़ती है, घर पे चीज सस्ती पड़ती है, कारण कुछ नहीं, सस्ती क्यों नहीं, महंगी पड़ती है। पर घर पे है कि लेबर के पैसे नहीं देने। जैसे मम्मी को बोल दे कि मैगी बनानी है, कितने पैसे लेगी, फिर दिक्कत आ जाएगी, वो लेबर है। आप खुद बना लीजिए तो पता ही है, मटेरियल गैस तेल वगैरह सब कुछ वही तो है, अब वो लेबर का नहीं पे करना, ये चीज है। तो सेम 4,000 टन अगर मैं अपनी मिल्स अपना फार्म से यूज करूंगा अपनी मिल में, आप तो उसी को बेच के फिर तो कहोगे जी 25 लाख कमा लिए। आप तो उल्टा पढ़े लिखे लोग कहिए कि 12 लाख तो वैसे ही कमा लेते और उसको रॉ ही बेच देते। बट आपने फिर भी एफर्ट करा, 12 लाख की अपनी चीज के ऊपर 5 लाख रुपए और लगा के फाइब्रेशन करके जो भी है 17 वाली चीज 25 में निकाल दी, वो बिजनेस। बिकॉज वो बिना फैक्ट्री इंडस्ट्री के नहीं हो सकता था। डन सर, चलूं आगे? चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहे हैं, मैं तो ट्राई करिए। आई थिंक सो आंसर ऑरली है मेरे अकॉर्डिंग तो ये। हाँ जी। हाँ जी। इनकम भी माइनस की थी, उसमें क्या कारण है लास्ट में पढ़ो, क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि बिजनेस इनकम 680 है। मैंने चेक करा हुआ है सारा कुछ नहीं, उसमें उसने लिखा हुआ है कि हमारी टोटल इनकम 680 है, तो उसमें से हमने क्या करा, एग्रीकल्चर इनकम बाहर निकाल दी। हाँ, इसलिए इसमें वो इनकम नहीं दी हुई, चेक करो। इसमें सोल्ड है, देखो देखो वर्ड, देखो वर्ड देखो, राइस फर्निश्ड सोल्ड इन मार्केट, नॉट प्रॉफिट इन मार्केट। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं टोटल बोल देता कि मेरा टोटल प्रॉफिट 15 लाख, फिर कहते 5 एग्रीकल्चर 10 लाख बिजनेस, ये चीज थी। जब लाइन चेंज कर दूं, प्रॉफिट 13 लाख, फिर वो कहते 5 एग्रीकल्चर 8 बिजनेस। तो इसमें एक ट्विस्ट है, मैंने जाते ही ना पहले देखा, तो एक ही बुक में क्वेश्चन है ये शुगर केन वाला, मैं क्या थोड़ा चेंज है, पर वो टेस्ट ही डिफरेंट है क्वेश्चन का। लो जी, डी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, मैं तो कह रहा हूं हो जाएगा फटाफट, डेप्शन का है। हाँ जी, पीजीपी का जो डेप्शन पार्ट था हमने किया था, अभी हो जाएगा। आ लीजिए, WDV ऑफ ब्लॉक हैविंग टू मशीन्स S&T। आपके पास एक ब्लॉक है, अभी आ जाएगा। आपके पास ब्लॉक है, उस ब्लॉक में दो मशीनें हैं S&T, उन दोनों का टोटल क्या है, 6 लाख। अब हमें नहीं मतलब वो क्या है, क्यों है, 4 2 3 3 क्या होगा, ब्लॉक में जो चीज आ गई वो ब्लॉक की होगी। डन। 1/4/19 का ब्लॉक है, ओपनिंग डे। ओके, मशीन आर आपने परचेज करी, किस दिन परचेज करी, बात 5 नवंबर। अब ये सुनने वाली बात, 5 नवंबर को परचेज करोगे तो कम से कम ये, वहां कंसेप्ट क्या था, वैसे मशीनरी की बात चल रही है तो मशीनरी पे डेप्शन का रेट होता है 15%, समझ लो। डेप्शन का रेट होता है 15%। पर वहां कंसेप्ट है कि अगर मशीन 180 दिन से ज्यादा यूज करेंगे तो वहां पर फुल रेट ऑफ डेप्शन लगाएंगे, 180 से कम यूज करेंगे तो हाफ रेट। आई थिंक सो ये हाफ रेट है। चेक कर लो, 5 नवंबर, 5 महीने भी नहीं बने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे चुन लो, 5 तारीख भी छोड़ो, 150 के दिन भी नहीं बनता। तो ये पक्का लेस देन, मैं तो यहां पे ही कर दूंगा 180 डेज। तो मुझे याद रहेगा भाई, तेरे पे 15% नहीं, 7.5, या 15 करके हाफ करना, जैसे आपको अच्छा लगता है। ओके, एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डेट। ओके, खत्म। कंप्यूट करिए डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा जल्दी बोल, 20 21। तो प्रीवियस ईयर कौन सा, 19 20, क्वेश्चन 19 20 का है। और इफ मशीन एस अगर आप बेच भी दें, किस दिन बेचें, 28/3 को, कितने की, 4 लाख। बताया था ये फर्क नहीं होता, मशीन एस बेची मशीन टी बेची, जब ब्लॉक में है तो ब्लॉक में फर्क नहीं होता, तो ब्लॉक में चुपचाप उसको माइनस कर दो। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, आइएगा डी पार्ट, यहाँ पे हेडिंग दीजिए, ओपनिंग वैल्यू या WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक। क्वेश्चन में देखिए, बताइए, आई थिंक सो 6 लाख है। कुछ बच्चों को लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं वो S&T, याद रहता है कि इसके अंदर दो मशीन थी S&T।
T, but there is a no relevance about it. Plus additions, assets acquired but put to use less than 180 days। ये मेरा लिखने का तरीका है, कारण फिर मुझे याद रहेगा इस मशीन पे हाफ रेट लगाना है। और ये मशीन कितने की परचेज की थी? आई थिंक सो 3 लाख बस ना, चेक कर लेना एक बार। तो 6 + 3 कितना हो गया, जल्दी बोलो। 9 लाख माइनस सेल प्राइस ऑफ मशीनरी। कितने की मशीन बिकी थी अपनी? और मजेदार चीज सुन लो, कि अकाउंट्स को बीच में लेके बैठ जाओ। सर मशीन कब बेची? मैं डेट नोट कर रहा था 28 मार्च को, पूरा साल ही तो हो गया। इनकम टैक्स में जो चीज बिक गई उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, जबकि कॉमन सेंस है 1/4/19 से पड़ी है मेरे पास। 28 मार्च 2 ही दिन रह गई मार्च में, पूरा साल भी यूज कर ली, पर उसके ऊपर कोई डेप्शन नहीं। ब्लॉक है सर, ब्लॉक में कोई डेप्शन नहीं, तो इसको तो वैसे ही बाहर निकालना है प्रेम प्यार से। चलो 4 लाख बाहर, तो ये बचा आपका ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 का पहले था, 3 का नया लिया, पर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं 3 को स्टार मार्क करके, ये लेस देन 180 है। तो 4 का कोई ब्लॉक एसबी का टीबी का मैं नहीं पूछ रहा, तो क्यों भी का क्या था, ब्लॉक से है तो माइनस करो। कितना बचा ब्लॉक? 5 लाख। नाउ अब इस पे अपन ने क्या लगानी है? डेप्रिसिएशन। ये आप लिख सकते हैं इसके आगे WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। ये बच्चों को होता है ना कुछ लिखना है, WDV तो है पर बिफोर डेप्रिसिएशन। तो अब इस पे अपना बनाएंगे जी डेप्रिसिएशन लगाइए। अब मुझे गलती ना करना, इस 5 लाख के अंदर 2 पार्ट कर लेना, 3 लाख का एक पार्ट जो भी नया लिया, तो बाकी जो टोटल 5 लाख की मशीनरी पड़ी है, उस 5 के अंदर आपको पता है 3 वाली तो नहीं है जो अभी ली है इसी साल, वो 2 वाली कौन सी होगी शिवांक? पिछले साल वाली। तो उस 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा? मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, बाद में इकट्ठे करते हैं। उसने वैसे मुझसे सिर्फ डेप्शन ही पूछा है और नहीं कुछ पूछा। उस 2 लाख का तो कनव 15% पूरे साल का 30, इस 3 लाख का 15% आधे साल का, इसको 1/2 लिख लो, 6/12 लिख लो, 4 लिख लो, आपका मन करता है। कितना है जी? हाँ 45 का, ठीक है 22,500। ये आपकी बन गई टोटल डेप्रिसिएशन 52,500। 50 और 52 होते हैं, ये माइनस करके जो आ गया बता दो। 5 माइनस 447 आ रहा है अभिनव, है ना? 447। तो दिस इज द WDV ऑन 31 मार्च 2020। खत्म जी बस। हाँ बहुत कुछ था, बहुत कुछ। अगर आपको याद हो तो बड़ा टेक्निकल था। 4-5 मशीनें हैं, फिर बिक रही हैं, और अलग अलग तरह की, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, अलग अलग बहुत कुछ था। बट पेपर तक वो इतना की आता है, पेपर तक लाइफस्टाइल यही आता है, तंग नहीं करते। अगले क्वेश्चन में एक और तंग करूंगा, बस वो पॉइंट आपको फिर याद ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये आपको पेपर तक ये दिक्कत नहीं आएगी, अगर आ गया तो फ्री कहें। कैलकुलेटर भी करने वाली चीज है, 6 + 3 करके माइनस कर। हाँ डेट्स ध्यान रखने वाली बात है, कौन लेस देन है। यहाँ पहले डेट बोल देते तो चिंता ही नहीं थी, 5 लाख का सीधा 15 कर देते अपन, 75,000 बन जाती बात। तो ये चीजें हैं, यहाँ तक डाउट है बताइए जी, आराम से देखिए। क्यों जोड़ा करा, क्या डिवाइड है, क्यों आपने हाफ किया, कुछ लगता है तो पूछिए, एक बार देख लीजिए। और एक और पॉइंट बच्चे का डाउट आ जाता है, थोड़ा लॉ रिवाइज कराता हूँ, क्वेश्चन में काम आ जाएगा। एक कंसेप्ट था, किसी को याद हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एट द रेट ऑफ, वो पहले साल ही मिलती है बस 20% पर एनम, बट अगर वही हाफ वाला कंसेप्ट है तो ये भी 20 की जगह कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। सर हाँ हाँ वो क्या था? हाँ तो मिल जाएगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन 15% तो देनी है, जैसा भी दिया 15% तो लगाना ही लगाना है। एडिशनल 20% मिलती है, वही 180 से ज्यादा है तो 20 पूरा दे दो, वरना हाफ देते। किस पे? न्यू मशीन पे। किस पे? न्यू मशीन। बच्चा कहता फिर आपने दिया तो है नहीं, अभी न्यू मशीन तो ली 3 लाख की, बट वह कंडीशन थी जो एडिशनल मशीनरी परचेज कर रहा है वो बंदा किस में होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। मुझे कहीं नहीं लिखा हुआ आपका काम प्रोडक्शन का है। आपका वो मशीनरी किस में यूज होनी चाहिए? फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, देन आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी, अदरवाइज आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। पेपर में भी डाउट आ गया तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कराना, लास्ट में एक लाइन लिखाना, अगर डाउट लगा कि सर लिखा नहीं, इफ इन दिस सेम क्वेश्चन, आंसर बोल रहा हूं अभी,
दोबारा आ रहा हूँ। अगर भी उसने पूछा क्या था, पहले ये भी देख लो। उसने पूछा था कंप्यूट द, क्या जल्दी बोलो, तो आंसर इज द 52,500। पर मजा नहीं आ रहा। सर मान लीजिए अपना मन कर रहा है जी, मशीनरी है तो प्रोडक्शन ही होती होगी, और क्या, वो तो आपका सोचा ना। है तो एसी है, वो ऑफिस में लगाओ और फैक्ट्री में लगाओ, फर्क है। फैक्ट्री में लगाओ तो प्रोडक्शन में काम आएगा, जैसे फ्लैक्स मशीन आपने देखी हो, उसमें मेन चीज क्या चाहिए, एसी। वो हीट पकड़ता है, तो वहां एसी इज द मेन पार्ट। मेरे यहाँ एसी लगा हुआ है, एडिशनल है ही नहीं। ये कौन सा मेरे प्रोडक्शन में काम आ रहा है? ये अपने कंफर्ट के लिए बैठे हैं आप, तो वो ये नहीं कि मशीनरी है तो होएगा ही होएगा, वो अपनी थिंकिंग है। बट अगर लगा पेपर में, दोबारा सुन लो, तो एक लाइन लिखा ना, इफ अज्यूम इन द क्वेश्चन मशीनरी यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, देन ऑन द न्यू मशीनरी, देन ऑन द न्यू मशीनरी, कितने की न्यू मशीनरी थी शिवांक? 3 लाख की। इसके ऊपर एडिशनल मिलेगी, बिल्कुल सही। कितने परसेंट? इसमें 10 नहीं लिखना चाहूंगा, मुझे तो वो एक एडिशनल बोल रहा हूँ, क्या होगा जी, एडिशनल 20% मिलती है, तो पर वो भी क्या हो जाएगी, हाफ। हाफ क्यों? जब ऊपर वाली आधी मिली है तो ये भी आधी। तो 3 लाख का 20 से 10 कर दूं, बस ये एक स्टार मार्ट करा। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे, नॉट कंप्यूटर, नॉट फर्नीचर, नॉट बिल्डिंग, ओनली प्लांट एंड मशीनरी। तो फिर वो डेप्रिसिएशन में रेट 20% ही है, तो फिर वो प्रोडक्शन यूज हो रही है 15 ही है। रेट 15 तो नॉर्मल ही लगती है, ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है मेरी तरफ से आपको पहले साल। एडिशन का 20 है ना, हर जगह एक ही चीज पे, मशीनरी पे एक ही चीज पे है, और रेट भी 20 ही है, और पहले साल ही मिलेगी। टोटल 17.5 डेप्रिसिएशन होगी ना, ये मान लो। हाँ, पर आप इकट्ठे नहीं बोल सकते ना, बिकॉज इनकम टैक्स में 17.5 इज नॉट रेट। बट ये आप तो ये कह सकते हैं कि अभी इसको 30 मिल गया ना, इसका 30 पेंडिंग है अगले साल। बट उतना ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि फायदा आपका टीचर डर जाएगा, कौन आ गया पेपर लिखने। कौन सा जी, ये वाला? अभी आपको 30 मिला ना, ये वाला। आपको 3 लाख का 20% मिलना चाहिए था, 60, अभी 30 मिला। तो सरकार ने ये कह के मना नहीं किया कि आप तो अगले साल चले गए, तो 20 से 20। मतलब ये समझ लो यार, एडिशनल डेप्यूटेशन तो हर बंदे को मिलनी ही मिलनी है। हाँ, आपका लक है, पहले साल सारी मिल जाए, वरना नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, लास्ट टू लास्ट, इससे ज्यादा नहीं है। ये बेसिक था। चलो आगे, डन है। लो, अगला क्वेश्चन मैं करा चुका, मुस्कान का पहले डाउट था, मैं दोबारा फिर करवा देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा अजीब है ये, मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब लगा, बाकी आपको कैसा लगता है सुनाता हूँ मैं कहानी। क्या सुनना जी। सुंदर डाइड ऑन 31 जुलाई 19, खत्म। वाइल बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी इंप्लॉय है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रूल गवर्निंग हिज सर्विस, उसकी विडो मिसेस सुंदर को फैमिली पेंशन मिलती है 10,000 महीना, एंड डीए मिलता है 40% देयर ऑफ। यहाँ एक छोटा डाउट है, अपने अकॉर्डिंग, मेरा नहीं है वो, मैंने फादर डिस्कस किया मैंने वो, कि ये 40% इसके अंदर है या इसके अलग है। पर मेरी लैंग्वेज ये कहती है, अगर इसने एंड लिखा है तो वो बाहर है, वरना डीए ऑलवेज पेंशन पेंशन होती है, ये नहीं होती पेंशन ये डीए ये कभी नहीं होता। मेरे मामा की पेंशन लगी है 45,000, और ये नहीं होगी 45 ये, और डीए ये नहीं, वो डीए इज अ पेंशन है क्या, सैलरी का हाफ। जो आपकी सैलरी बनती है बेसिक प्लस डीए जोड़ के, उसका हाफ। पर नहीं क्या मजे ले रहा है, ठीक है मजे ले लेंगे। तो सैलरी अगर बोल रहा है पेंशन 10, तो मैं कहूंगा 40 का अलग से करना पड़ेगा। बिकॉज आपको वैसे नॉलेज के बता दूं, पेंशन बच्चा सोचता है क्या चेंज नहीं होती क्या, पेंशन हर साल चेंज होती है बाय द इंक्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट उस टाइम के लोगों का सैलरी डीए कुछ भी चेंज करेगा, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। ये नहीं कि आप तो नौकरी छोड़ के चले गए या आप तो रिटायर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, कि अगर आज मेरी सैलरी 40, पेंशन 45 है, तो कल को लाइफ लॉन्ग 45 नहीं रहेगी, 50 भी होगी, 52 भी होगी, सैलरी भी बढ़ेगी, पे कमीशन भी लगेगा, डीए भी लगेगा, बहुत कुछ चेंजेस। तो मैं यहाँ पहली बात तो सैलरी पेंशन क्या मान रहा हूँ, 14,000 रुपए। कैसे? 10 की पेंशन, 40% उसका डीए, ये मान लो, वैसे हजम नहीं होती बात, तो 14,000। स्टेट वेदर, क्या अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन असेसेबल इन हर हैंड्स, खुद ही पूछ रहा है, उसकी मिसेस के हैंड्स में बताइए फैमिली पेंशन कितनी जाएगी, पहली बात। और आपको ये पता होना चाहिए, जब तक उस पर्सन को पेंशन मिलती है जो खुद एम्प्लॉय है, वो जाता है सैलरी में। जब वर्ड फैमिली आ जाए तो खुद दिमाग लगाओ, बंदा डेथ हो गया, तभी फैमिली वर्ड आया, वरना क्यों आएगा, वरना आपको मिल रही है पैसे। तो फैमिली पेंशन मतलब वो डेफिनेटली, ये ना भी बोलते ना डाइड, मैं समझ जाता भाई वो डाइड है, क्योंकि फैमिली पेंशन वर्ड क्यों आ रहा है, ठीक। तो उनको मिलती है कहां पे, मैं आप सही बोल रहे हो, अदर सोर्स में, कुछ आईएफओएस में अदर सोर्स। अदर सोर्स में जब गए, तो इसका एक लॉ बीच में आ जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। वो क्या डिडक्शन है,
जितनी पेंशन मिली उसका 1/3 और पूरे साल का 15,000 विच एवर इज लोअर। कहते मैं डिडक्शन भी दूंगा। मैं ठीक है भाई। आगे सुनिए, इसने पूरा क्वेश्चन लाइन वाइज पूछा हुआ है। टेक्स्ट पढ़ना, पेपर में आम अंदर नहीं बना रहा, पूरा सोच समझ के बनाया जा रहा है भाई, किस बुक से उठा रहा हो। आगे क्या था, एंड इफ सो, अगर है, चलो पहली बात तो आप आंसर देंगे हाँ जी सर टैक्सेबल है। अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, अदर सोर्स। देखो आ रहा है ना क्वेश्चन अपने बाहर। अब फिर क्या था, अभी रुका, कैन शी क्लेम एनी रिलीफ और डिडक्शन। हाँ जी, 1/3 और 15,000 विच एवरेज, तो दिखी रहा है ज्यादा ही बन जाएगी, तो 15 ही छोटा आने वाला है, ठीक है। ओवरसीट पे हाँ जी, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम बताइए, असेसमेंट ईयर कौन सा, जल्दी बोलो। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ। अब यहाँ ट्विस्ट सुनना गेम का, बड़ा खतरनाक है क्या। एंड कहता क्या निकालिए, ये तो इनको पागलपन है वैसे जो ये बोल देते हैं टैक्स निकालिए। अपने सिलेबस में टैक्स निकालना है ही नहीं, पहला पार्ट। अब दोबारा बोलता हूँ। अब मुझे बताना आपने इनकम किस साल की निकालनी है, एक्टिव होके बोलना जल्दी। बंदे की डेथ कब हुई, 31 जुलाई 2000। चलो मतलब अप्रैल से क्वेश्चन स्टार्ट है, बोलना शुरू करो, क्या दिक्कत आ रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने की पेंशन तो वो खुद ले गया होगा। समझा रही नहीं आ रही बात में, कैच होनी चाहिए वहां तक। जो मेरे एक सोच है, बाकी इसके आंसर कहीं नहीं है, दिक्कत यही आ रहा है। तो 14,000 रुपए इंटू 4 महीने की पेंशन तो वो खुद ले गया होगा, मतलब उसका हस्बैंड। तो 14 × 4 कितना बनता है मुझे बताएंगे। 14 × 4, मैं यहां लिख दूं, 14,000 × 4 कितना रजे। और ये किस हेड में जाएगा, सुनने वाली बात है, सैलरी। अगर मैं गलत, और अगर मजा लेना है, अगर ये सैलरी में जाएगा तो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी 50,000 रुपए की, याद है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट, जितनी इनकम और 50,000 विच एवर इज लोअर। 56 इज द इनकम और 50 विच एवर इज लोअर इज द 50। तो 50 माइनस करके सुंदर के हैंड में इनकम टैक्सेबल इज द 6। चलो डेथ हो गया। तभी उसने क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या डाला, उन्हें देखा नहीं, इन हर हैंड्स। हम सुंदर की तो बात नहीं कर रहे, तो मैंने आपके लिए पूछा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है इन द हैंड ऑफ सुंदर भी बताइए, इन द हैंड ऑफ मिसेस उसकी वाइफ के हैंड में बताइए, तो रिमेंबर दैट। पर उसने आपसे क्या पूछा, सिर्फ इन हर हैंड्स। तो 4 महीने की पेंशन तो वो ले गया, तो उसकी मिसेस को कितने महीने की पेंशन मिली, 8 महीने की। 14 × 8 कर लीजिए, 14 × 8। एक बार मैं यहीं पे कर दूं, लिखने वाली जरूरत नहीं है भाई। ये 14 × 8, 1/12 का 1/3 करना कितना होता है, पॉइंट में आ रहा है या राउंड ऑफ आ रहा है। 1/12 का 1/3, छोड़ दो बस। 34 और 15, लो और 15 ही हुआ, तो 15,000 रुपए की डिडक्शन है। क्या आ गया, 90। तो 97 इज द टैक्सेबल पेंशन अंडर द हेड अदर सोर्स इन द हैंड ऑफ मिसेस सुंदर। पर भाई साहब का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने के टैक्स बताइए, तो मेरा क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द अदर इनकम्स ऑफ मिसेस सुंदर। तो दिस इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन, प्रॉपर लिख कर आइए, दिस इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन ऑफ 2.5 लाख, सो देयर इज अ नो टैक्स। खत्म। मतलब ऐसा नहीं सीधा हाँ नो टैक्स, ये प्रॉपर वो क्यों नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन साइलेंट है रिगार्डिंग द मिसेस सुंदर इनकम, कि उसकी कोई एफडी है, उसका कोई ब्याज है, उसकी कोई सैलरी है, वो फलाना क्या हाउस वाइफ है, कुछ भी है, वो साइलेंट है। तो लीव इट, काइंडली प्लीज। क्या आपको डिफरेंट लगेगा कि आज के लेक्चर में कुछ नया सीख के जा रहे हैं, पता चल रही है चीजें, तो डाउट है तो पूछिए। डन सर, समझ आई पूरी बात। अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा सॉरी जी, इन द हैंड ऑफ मिसेस सुंदर no taxable because of income is less than basic assumption and question is silent regarding the other income. Done sir, okay रिपोर्ट है। F पॉइंट पढ़िए, आई थिंक सो आंसर हो गया कल। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, स्टेट द इंस्टांसेस, मैं तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पेपर तो पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा माइंड ओपन करिए यार आज। Instance where the benefit of indexation is not available to any kind of assessing if asset is, वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल यार सिंपल ये चीज जानते हैं, नो इंडेक्सेशन पूछ रहे तू, 10 पॉइंट थे, तो आपको 5 नंबर में लिखना है, 5-6 पॉइंट बहुत है। तो पहला पॉइंट था डिबेंचर एंड बॉन्ड्स एक्सेप्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, दूसरा था शेयर्स के ऊपर, तीसरा था आर्थवन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबी, तीसरा नहीं बोल रहा हूँ, 2 जीडीआर के पॉइंट 5। छठा था अपना मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई पैसा लेते हैं। सिक्स मान लीजिए अपना कोई था 112 इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनके ऊपर नहीं है। एक था एनआर, फॉरेन करेंसी में कोई भी शेयर परचेज करता है उस पेपर नहीं है। 6-7 बहुत है, ऐसा कोई भी याद करी चलो ठीक है। एक था यूनिट्स
परचेज इन फॉरेन करेंसी अलग से दिया हुआ था, उसके ऊपर भी नहीं। 8 पॉइंट हो गए, अपने 5-6 लिखने हैं। यहाँ पे आ रखा है, मतलब देखो ये फिर को जी कैसे लिखना है, तो गो फॉर दैट। पर दिक्कत वही है, 6 आने हैं, 4 न्यूमेरिकल आने हैं, 2 थ्योरी आने हैं, और 2 में से 1-2 वैसे आउट हो गया, तो थ्योरी ऑप्शन कम बची, तो फिर आपके सामने है। डन। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है आप टिक कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। बड़े आंखें खोल के पढ़ना, पेपर में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम रिकॉर्डिंग में थ्योरी का क्वेश्चन अगर आया ना, खुशी से पागल ना हो जाना कि मुझे आता है। पागलपन का इलाज नहीं है सर कहीं पे भी। बच्चा कहता मैं 6 पे भरा है, मैं किस पे, कहता रेजिडेंशियल पे। मैं पूछा क्या था उसने पता है। तो वो बड़े क्वेश्चन आजकल स्टार मार्क में पूछता है, क्वेश्चन मार्क ये, क्वेश्चन मार्क ये, क्वेश्चन मार्क ये। जो पूछ रहा हूँ बस वही बताना, ये नहीं कि मुझे बस छोड़ दे आगे मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं। तो उसको पढ़ना है। जैसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 5 डिपेंड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। सिंपल। पहले इंसिडेंट टैक्स वो चार्ट, एसएससी का वो चार्ट ना, एक और सुनो, बच्चे का डाउट आ गया एक दिन, सर वो चार्ट जो आप पढ़ रहे हैं ज्यादा पढ़ गया होगा आपको बैठ के, कैसा जो चार्ट है ये किसका है। मतलब मैं इंडिविजुअल क्या है, एचयू क्या है, 7 बंदे हैं। मैं क्या वो एसएससी का ही है यार। अब कंपनी में भी क्या पढ़ते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो वो 2 लाइन कॉपी कर लो ना। अब उसमें तो लड़ाई करोगे कि ये चार्ट सर ने बताया ही नहीं, कभी हमने भी नहीं पूछा, सर ने इसलिए नहीं बताया, भाई वो सबका है, एचयूएफ का भी है। अब स्टेटस पढ़िए ना। अब फर्म का स्टेटस होता ही क्या है, आर या एनआर। वहां आप लड़ाई करी जाओ, ओ आर है ही नहीं ना भाई, वो आर, खत्म बात बस। तो जो इनकम इंडिया रिसीव है फलाना है, उसको नहीं चाहिए, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ओपन पूछ गया, ओपन ही पूछ गया, आपको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्का सबके बारे में लिखना पड़ेगा। एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी विद रिगार्ड टू क्या, अब इंसिडेंट एक्स और टेबल। तो ऊपर वाली लाइन को दोबारा इसकी कॉपी करते हैं, इंसिडेंट एक्स को। मैं तो अब इस क्वेश्चन में वो आपसे जर्नल पूछ रहा है। जर्नल मतलब सबके बारे में बात करिए थोड़ी थोड़ी। जैसे पहले बात करिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी है, बिकॉज इसके बेस पे हम सब इनकम टैक्स लगाते हैं, कि अगर उसकी इनकम इधर एक्टिव ही नहीं करती, रिसीव ही नहीं करती, तो वाई विल लायबल टू टैक्स। और ये नहीं कि एक बार आप रेजिडेंट बन गए तो आप ऑलवेज रेजिडेंट फॉर अस। हर साल इनकम टैक्स निकालने से पहले आपसे पूछा जाएगा फॉर दैट प्रीवियस ईयर क्या आप रेजिडेंट थे या नहीं। फिर बात आती है जी हमारे पास पर्सन की बात करो। 7 तरह की पर्सन है, पूरा अच्छा चार्ट बनाइए आप लोग, सर्कल कर रखे जैसे बुक में बना होता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी, फर्म, एलए, लोकल अथॉरिटी, 7। अब वन बाय वन बात करते हैं, प्रॉपर लेंथ है। तो इंडिविजुअल, फिर चार्ट, मैं कहूंगा जितना चार्ट लाएंगे पेपर में उतने नंबर ज्यादा आने, गारंटी है मेरी। और नहीं तो प्रूफ करके देख लो, वैसे आप कहती हैं 15 में 7-8 आते हैं थ्योरी में, और चार्ट बना के आएंगे, गारंटी है 12-13 भी देगा, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा। आप खुद टीचर की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर सुन मेरी बात, ये इंडिविजुअल है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट है ओआर एंड ओआर। अब रेजिडेंट की बात सुन ले, रेजिडेंट के लिए 2 पॉइंट एरो देखे, शीट बहुत बढ़िया आपके 100, ठीक। 182 डेज और मोर इन द आरपीयू, बड़ा छोटा लिखिए, बड़ा अच्छा लिखिए, ये नहीं कि पागलों की तरह लिखी हुई जा रहे हैं बैठे, ये जोड़ी जा रहे हैं। अब लेंथ वहां ऑटोमेटिकली बन रही है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। कि आप कहते हैं नहीं जी मैं तो अगर 5 पे भर के, अब इंडिविजुअल की बात ही हुई है मुझसे है, कि ज्यादा फ्लो में आ गया, ये चीजें हुई है भाई अपने साथ। मैं बीएड के पेपर दे रहा दिन, किसी ने कह दिया गप्पे मारनी है, तो पापा हो गए तैयार की, ओके। तो गप्पे भी इतनी मार दी, पता नहीं चला 6 पे बनने, 5 पेज पे तो मैं लिख गया मैनेजमेंट क्या चीज है, सारे ने फीचर पूछे थे। अब एक पेज पे लिख के आ रहे बड़े फीचर। अगला कोई मेरी जगह पेपर पढ़ रहा हो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, सारे फीचर कहाँ है, तो वो समस्या हो जाएगी। आप इंडिविजुअल को गाई जा रही है, सुनो इंडिविजुअल कौन है क्या है, वो कहता है भाई फर्म है, कंपनी, एओपी, बीओआई कहाँ है। तो आप सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए और खुला खुला लिखिए, स्पेशियस लिखिए। और लास्ट में 2 पेज के टाइम पे जाके इंसिडेंस का चार्ट बनाइए एक पेज पे पूरा, वही पूरा लिखकर उसमें भी डाउट आए ना तो बड़ा क्लियर लिखिए। इनकम अर्नड इन इंडिया एंड रिसीव्ड एल्सवेयर, इनकम रिसीव इन इंडिया अर्नड एल्सवेयर, बड़ा पक्का बनाइए। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, तो आप ऐसे ही याद कर जाइए। पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, बस 6 हैं तो बुक कहेगी 6 लिखो। मैं नहीं चाहूंगा 5 करिए, इनका ए में 5 है, वो 5 हम धक्के से बनाते हैं, थर्ड और फोर्थ आपकी बुक में धक्के से बना रखे हैं। हम थर्ड और फोर्थ को एक ही मानते हैं, वो कंट्रोल करें। इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, चलो तो बनता है, ये तो बनता है। फोर्थ और फिफ्थ तक कैसे है, अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया, या फिर तो अदर सोर्स ही हो गया ना वो तरह का, बट ठीक है बना रखा है तो हम बना लेते हैं। तो वो 6 पॉइंट्स, फिर हो सके तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन, आई थिंक देयर इज अ नो नीड। वही है जी लास्ट, क्योंकि आपसे अगर वो कहे अभी आने वाला है हाइपोथेटिकली एग्जांपल, देन यू सेट द एग्जांपल। जैसे कि
जो भी आप लिखेंगे, रेंट फ्रॉम अदर सोर्स में, रेंट फ्रॉम कनाडा, रेंट फ्रॉम कनाडा। आपको यहाँ बोल दीजिए मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है इंडिया में, जब वो किसी भी कपड़े का है, शूज का है, उससे जो आया वो मेरा बिजनेस है, कंट्रोल्ड, उसी अकॉर्डिंग आया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा पहला क्वेश्चन हो गया। देन अगला थर्ड में इंटीग्रेशन, कुछ याद आया? वो व्हेन, हाउ, व्हाट प्रॉपर है। और वैसे व्हेन और व्हेन नोट तो मजाक है, जो ऊपर बोल दिए 3 पॉइंट उसके नीचे ऑपोजिट है। बेसिक assumption से अगर इनकम कम है तो इंटीग्रेट नहीं होगा, एग्रीकल्चर 5,000 से कम है तब नहीं होगा, फर्म, कंपनी, एलए, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये 4 लोग हैं तब नहीं होगा। डन हुई बात। ये 3 3 तो कॉपी हो गए। 6, हाउ टू कैलकुलेट, फर्स्टली बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम इकट्ठा करो, उनका टैक्स निकालो, फिर बेसिक प्लस एग्रीकल्चर इकट्ठा करो, उनका टैक्स निकालो, 4 पॉइंट। पांचवा, कोई नेट कर दो, 5 नेट हो गया। छठा, सरचार्ज, कभी आया नहीं पेपर में, बट नॉलेज तो बताओ, सरचार्ज। सेवंथ वन इज द 87 रिबेट, सेस लगाना है। फिर रिलीफ, 87 का रिलीफ, फिर सेस लगता है, फिर द राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। हाँ वो सेस, तो ये बुक में है। और इसकी एग्जांपल मैंने कही थी, 3 लाख 4 लाख, आई थिंक सो बेस्ट। हाँ सेकंड वाली 495, और वो तो कोई कर लो, वो तो पॉइंट है कि आप जो भी करके जाएंगे आपको रिमेंबर रहे कि अगर 495 और 50 वाली लेंगे तो 495 5 लाख से कम है तो 87 का रिबेट भी आएगा, आप ही ना गलत हो जाए ना उस पर। तो अदरवाइज सब ओके। और इसमें पूछा भी क्या हुआ है, विद क्या, मैं यही चाहता था, यही कह रहा था मैं। तो 495 और 50 डन रहेगा, बोलो। 495 इज द बिजनेस इनकम, कोई फालतू पंगा मत लेना यार, लॉटरी इनकम है, फाड़ी इनकम है, खुद ही फंस जाओगे। तो सिंपल बात करो, बिजनेस इनकम 495, एग्रीकल्चर इनकम 50, टोटल 545, वो टैक्स टूक्स निकालो, 2.5 लाख तक माफ है, अगले 2.5 लाख पे 5%, 45 पे 20%, बुक में डिटो क्वेश्चन है। मजा लेना है थोड़ा, अपना स्मार्टनेस करनी है तो 1-2 हजार आगे पीछे कर लेना अगर लगता है तो 494, वरना फिर पता ही, ठीक है। इनकम्स अंडर सेक्शन 10, 7 और 8 था ये, उसको भी कितने, हाँ फ्लो फ्लो में हो जो, अब तो एग्रीकल्चर ही चल रहा है। तो 7 नंबर के लिए टोटल पेजेस वही हैं आपके, तो हाफ ऑफ 3 पेजेस। एक पे व्हेन नॉट टू, इंटीग्रेशन एंड हाउ टू, एक में एग्जांपल, 3 पे बन गए। एक पे इंटीग्रेशन, एक पे व्हेन नॉट टू, एक पे हाउ टू कैलकुलेट, एक पे अपना जगह एग्जांपल। बेस्ट समझाइए, ये टैक्स इसको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ की तरह कि आपकी इनकम कितनी है जी, 495, खेती बाड़ी कितनी है, 50,000, 50 तो छोड़ ही दो, ऐसे नहीं कह सकते। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, टैक्स लगेगा, कैलकुलेट होगा, कुछ रिबेट मिलेंगे, फिर बताएंगे कितना टैक्स बन रहा है। ठीक हो गया। आगे एग्जाम्प्ट इनकम्स के 8 नंबर में पूछा हुआ है, तो देखो आ गया काम। हमने 13-14 पॉइंट देखे थे। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एचयूएफ के मेंबर को जो भी को पार्टनर वर्ड था, शेयर मिलता है माफ है, फर्म से जो शेयर मिलता है माफ है। फोर्थ आपने पढ़ा था मेरे अकॉर्डिंगली पर्क्स एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी एमएलए, वो माफ है। 4 देखो मिक्सअप कर लो यार, क्या दिक्कत है। पांचवा छठा डिजास्टर्स, एक था भोपाल गैस लीक प्लांट, एक एनी डिजास्टर, 6 हो गया। सातवां मैं स्कॉलरशिप कह दूंगा, स्कॉलरशिप। आठवां कोई पर्सन बाहर इंडिया से काम कर रहा है उसको अलाउंसेस, सैलरी टैक्सेबल है, उसको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो माफ है, 8 हो गया। सुकन्या समृद्धि, स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कोई भी जोड़ दो। माइनर इनकम 1,500 रुपए माइनर इनकम माफ है, जिस पेरेंट्स में ऐड होगा तो कुछ भी ऐड कर दीजिए। तो न्यूज एजेंसी ये आ गया। चैरिटेबल ट्रस्ट माफ है, स्कॉलरशिप, और मैं स्कॉलरशिप इसलिए बोल रहा हूँ, चैरिटेबल अभी आने वाला है, अदर सोर्स में आने वाला है, बाकी पॉइंट ठीक है। 12 है यार, 12 13 8 तो आती ही है, ठीक है। अगला सैलरी पर अपनी तरफ से क्रॉस है, डे 1 से कराने को मैं भी रीड करवा दूं सारे पॉइंट्स, तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्रॉस है। आपकी इच्छा है, आप करके जाना चाहते हैं देन गो फॉर इट, ठीक हो गया। पर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों थ्योरी बड़े बढ़िया तरीके से आपके हैंड्स में आएंगे, न्यूमेरिकली भी आएंगे, तो देन गो फॉर द न्यूमेरिकल, ठीक है। लो भाई कॉपी ओपन कर लो, आप ट्राई करेंगे, आंसर मेरे पास तैयार पड़ा है इसका, मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, बस आप ट्राई करिए, 5 मिनट आपको दिए, ये यही से देखना। थोड़ा आप इसको बड़ा कर देते हैं, आराम से इसको आप देखिए क्वेश्चन, आप थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, देखिए आराम से बनाइए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, जैसा आपको समझ आता है वैसा बनाइए, फिर मैं गलती बताऊंगा जल्दी। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, आपका कोई डाउट है काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, जल्दी देखिए। रीड करवाऊं या हो जाएगा बताओ? नहीं मुझे ऐसा नहीं पता, देखो नाम मैंने चेक किया, इजी है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, इजी है। रीड कहते हो रीड करवा देता हूँ अगर मन है, फिर काम हो जाएगा काफी। एक्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 2 इक्वल रेजिडेंशियल यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2 फायदा हो गया, इक्वल है। यूनिट 1 एसओपी खाली बाय एक्स रेजिडेंशियल पर्पस, यूनिट 2 इज लेट आउट, रेंट है 6,000 रुपए महीना,
where rent of 2 months could not be recovered means that unrealized rent 2 months। आप लिख सकते हैं जब 12,000 जैसे अगर समझ आए 6,000 इंटू 2, तो मैं तो इसको अनरियलाइज बोल रहा हूं अपनी भाषा में। इट्स अ अनरियलाइज्ड रेंट। क्वेश्चन तो अभी खत्म हो जाएगा और लिख रहा हूं अगर मैं। म्युनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी की गलती ना करना, पूरे प्रॉपर्टी की होती है, हाँ हाफ करने के लिए काम आएगी। 1,30 स्टैंडर्ड, 1,25 बच्चा कहता फेयर तो है नहीं, वेट तो करो, सब्र नहीं तुमने, ये रहा फेयर एंड 1,40। म्युनिसिपल और फेयर, फेयर और स्टैंडर्ड जो भी है, फेयर और एक्चुअल। म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 12% विच इज पेड बाय गुड कौन, एक्स ओनर, बच गए, पेड है। अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर, रिपेयर काम नहीं, इंश्योरेंस काम नहीं, इंटर, हाँ ये सॉरी ज्यादा कर दिया, तो रिपेयर का काम नहीं, इंश्योरेंस का काम नहीं, डन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओ भाई साहब लोन कब लिया था, 1997। मैंने फिर कहा था घर बन के चाहे 2000 में तैयार हो, लोन 99 से पहले का है, तो एसओपी पे मैक्सिमम 30, एलओपी तो कोई लिमिट ही नहीं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी कितना ब्याज लग गया, 63। 63 का हाफ कर दे मेरे भाई, 63 का हाफ कर दो, 2 यूनिट का है, तो एक घर का कितना आ गया, 31,500। दूसरे घर का भी देख भाई, तू है एसओपी, तुझे 31,500 तो दे नहीं पाऊंगा, तेरा आंसर तो क्लियर हो गया, 30,000 का लॉस, चल तू तो घर चला जा। समझी बात। 63,000 टोटल इंटरेस्ट है, एसओपी में कुछ होता ही नहीं, हाफ किया 31,500, 31,500 तो मिलना नहीं, पुराना घर है, मैक्सिमम कितना दूंगा, कहना 30, खत्म। अब एसओपी इसको सारा मिल जाएगा एलओपी पे, ओके। आगे फाइंड द इनकम ऑफ एक्स बताइए, असेसमेंट ईयर नोट करिए, मतलब कौन सा ईयर, वैसे हाउस प्रॉपर्टी में फर्क पड़ता नहीं, जो भी आ जाए। ऑन द अजम्पशन दैट उसकी अदर सोर्स इनकम भी है, तो फिर क्या हो गया, वो तो लास्ट पे जाके करेंगे, अभी थोड़ा काम है इसका, इसका भी कोई काम नहीं, वो तो नेट नोट करने काम आएगा। मुझे लगता है एसओपी का आंसर तो हो गया, हाँ जी बोलिए। कौन सा, म्युनिसिपल वैल्यू पे, ऑलवेज म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में गिवन हो, इज ऑलवेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रही, 1,30 कर दे, फिर उसका हाफ भी कर देना, बिकॉज आधा उसके जाएगा, आधा इधर भी जाएगा ना, से फ्लो फ्लो में गलत हो जाए। एक बार आप कर लीजिए, फिर आंसर मैं तो बोल ही दूंगा। 2 मिनट आपको दिए मैंने, फटाफट ट्राई कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। रचित कोई डाउट रचे, नहीं सर। ठीक है जी, करो सॉल्व इसको, जल्दी करो। लो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, पार्ट 5। तो जी पहले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्या वर्ड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लोन का डेट बताया हुआ है बोरोड, लोन कब बोरो किया हुआ है, 1997, ये लोन का डेट है। हमें कंस्ट्रक्शन डेट से, मैं फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूज करेगा वो, कंस्ट्रक्शन हुई 2000 में जाके हो सकता तो नहीं हो गई, या 90 2000 में हो गई, 2001 में हो गई। लोन देखना है सर, कंस्ट्रक्शन कभी भी पूरी हो जाए, 2-3 साल, ठीक है। तो इसमें पहला बात तो हम सीधा ही जाके क्या लिखते हैं, एनएवी। इसमें तो जीएवी की बात करने का फायदा ही नहीं, फिर म्यूनिसिपल भी नील करेंगे, सीधा एनएवी आ जाओ। एनएवी में जाके सीधा आप दे देते हैं डिडक्शन, ठीक हो गया। डिडक्शन सिर्फ किस चीज की, जल्दी बोलिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, थोड़ा करके दिखाइएगा। 63,000 टोटल है, डिवाइड बाय मैंने 2 किया तो कितना बना, ऐसे दिखाना है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू, बाद में ऐसे भी करना है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कितना दे पाएंगे अपना, 30,000 रुपये। ये नहीं कि सीधा ही आप जाके लिख देंगे, तो लॉ उनको कैसे पता चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड टू 30, तो सारा नेट कर करा के 30,000 का आपके हिस्से क्या आ गया, लॉस आ गया। ऐसे ही जब आपने अगला स्टार्ट किया, लेट आउट प्रॉपर्टी, आप डे 1 से ही हाफ ऑफ कर सकती है, मैं तो कह रहा हूँ म्युनिसिपल फेयर और स्टैंडर्ड। एमवी टोटल क्या था पूरे घर का, 1,30,000, इसका हाफ करेंगी तो कितना आ गया, जल्दी बोलिएगा, 65। फेयर बताइए, फेयर वैल्यू लिख दूं, आई थिंक सो 140, 140 का भी हाफ कर दीजिए, इट्स 70। तो इन दोनों में आपने कौन सा सिलेक्ट किया, विच एवरेज, मैं एरो दे रहा हूं, आप लिख के आएंगे विच एवरेज हायर। चलो जो आ गया, आई थिंक सो फेयर आ गया, फेयर वैल्यू कितना आ गया, 70। नेक्स्ट था आपका स्टैंडर्ड रेंट, ये आपका था 1,25, 1,25 डिवाइड बाई 2, गलती ना करना, आराम से करना, 62,500, यही चल रहा है। इन दोनों में आपने कौन सा लिया, विच एवरेज। जो लोअर आया उसको आप क्या नाम से बुलाती हैं, पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट, तो लोअर आया 62,500, यहां तक डाउट सही हो गया। इसको आपने कंपेयर करा किसके साथ, एक्चुअल, पर इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड है, तो वो पहले ही माइनस हो जाता है,
अनरियलाइज पहले ही माइनस होता है कंपेयर से, तो ब्रैकेट में दिखाना है तो दिखा दो 6000 इंटू 12 माइनस 6000 इंटू 2। कई बच्चे 10 करते पर दिखाना जरूरी है सर। तो 8 से कितना आ गया 60। इन दोनों में कौन सा लेंगे हायर, जो वो हायर आया वो आएगा जीएबी 62,500 लिखना अपनी मर्जी है। माइनस एमटी मेरे अकॉर्डिंग म्यूनसिपल टैक्स 12% था कितने का 1,30,000 का। अगर 1,30,000 का नहीं करेंगे तो मैं डायरेक्ट 65 का भी कर देता तब भी चल जाती बात, पर कर रहे हैं 1,30,000 का, फिर बाद में उसका क्या कर देना हाफ। और मजेदार चीज है पेपर में सेम क्वेश्चन आ सकता है और रेशियो 50-50 रखेगा 60-40 कर देगा, तो बच्चे को क्रैमिंग हो जाती है सर ये वही है हाफ हाफ वाला। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा वो ऐसे गड़बड़े कर देते हैं। जैसे इसी में यूनिट 3 बीच में अब रेशियो वही हो जाएगी 30-30 40-20 एक में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाला तो वैसे ही पार्ट इग्नोर, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। तो 12% 1,30,000 का हाफ 78, ये आपने माइनस भी किया होगा जनाब, ये माइनस करके 54 कितना 700 माइनस 30% की क्या मिलेगी जो भी आपने दी होगी, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन एलओपी है तो कोई किंतु परंतु नहीं। तो कितना आया ये मेरा करके 54,700 था ना वो, उसका 30 कितना था 16,410 यही था, प्लस 31,500 माइनस 54,700 6,790 पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है। ये इनकम आ गई, बट अब ये इनकम एलओपी से है, हमें पूरे घर को पहले नेट करना है फिर अदर सोर्स से बात करनी है। इस घर से इनकम है इक्वल टू कर देता हूं, उस घर से 30,000 का लॉस था, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं ना तो अब इसको मेन कॉलम साइड पे ले जा सकते हो ठीक है, कि जैसे मैंने इसको यहां लिख दिया तो अब इसको यहां लिख सकते हो कि 6,790 की क्या आ गई इनकम, तो इसको आप नेट कर दीजिए 6,790 की इनकम आ गई, तो 30,000 का लॉस है माइनस करिए इसको, तो 23,210 का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और बंदे ने पूछा क्या था आप जल्दी बोलो, उसकी इनकम बताइए, हेड से नहीं पूछा इनकम बताइए, इनकम तो फिर सारे को मिला के होगा, और उसका अदर सोर्स दिखा दीजिए, अदर से अदर सोर्स इनकम कितनी है जी ये ब्रैकेट में है, तो इट्स अ 180, तो नेट करके आपका आ गया इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर ए वाई कौन सा था 2021 था शायद, देख लेना हाँ बहुत अच्छा लिख रहे हो ठीक है सिंपल। तो ये कितना आया करके ये 156,790 डन सर क्लियर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ध्यान से सुनना प्लीज, इस क्वेश्चन की मैं एक एक फिगर एक्स्ट्रा लगा देता हूं साथ में, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, लॉसेस में फर्क पड़ जाएगा, जो 23,210 आ रहा है वो 2,32,100 हो जाएगा, समझिए 10 मल्टीपल कर दें, अभी 140 चल रहा है 14 लाख कर दें। वहां दिक्कत क्या आने वाली है जब आप लॉस सेट ऑफ करेंगे, तो इनकम भी जो 180 दी हुई है 180 तो होगी नहीं, इट्स 18 लाख, तो बच्चा कहता फिर क्या हो गया 18 लाख में से 2,32,100 माइनस कर देंगे 2 लाख कर देते हैं मैक्सिमम लॉस सेट ऑफ जो होता है किसी और एड से, इट्स अ, तभी मैंने एग्जांपल ऐसे बनाई कि वो 10 मल्टीपल बन जाए 2,32 हो जाएगा। मैक्सिमम ये नहीं कि 18 लाख बहुत बड़ा बड़ा तो बहुत है कि जैसे मर्जी उड़ा दो, नहीं मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम द अदर हेड्स ऑफ इनकम इज द 2 लाख, ये रखना है लास्ट पॉइंट है। हाउस प्रॉपर्टी में रिस्ट्रिक्टेड है, बाकियों में तो बैक ही बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, जैसे लॉन्ग टर्म बाहर नहीं जाता शॉर्ट टर्म नहीं जाता, वो अगले सेमेस्टर का ही शुरू होने वाली बात है। यहां तक डाउट डन, चलिए वापस चलते हैं अगला सेक्शन। कल बता दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होता है, जनरली कहीं नहीं लिखा हुआ और छोटा पैराग्राफ, मुझे पेज नंबर इस टाइम करंटली रिकॉल नहीं होगा, 50 पेज नंबर नहीं मुझे पता, देखो मैंने ऐसे ही पैरा टिक किया था किसी क्वेश्चन का, लास्ट में था जाके, लास्ट में था किसी का पैरा था 2.1190 पे कह रहे हैं जी, 2.190 पे, हाँ जी 2.190 पे, पेज नंबर 2.190 कैपिटल गेन चैप्टर में यूनिट 2 में जाकर के 5 मार्क्स में बंदे ने कहा है, देखो ये देखो लिखा होता है
केविन इसको लिखने लग जाए, बनता ही नहीं यार ये। मुझे 15 में पूछो क्या बनता है, 5 नंबर में है तो इसको एक्सप्लेन करना मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, एक बार इसको यहाँ से पढ़ लेना, कुछ वर्डिंग काम आ जाएगी आपके, आपके पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आपने पढ़ना है। बस ये कह देना कि ये किस किस सेक्शन में एप्लीकेबल है स्कीम, बस एक्सेप्ट किसमें नहीं है, 54 ईसी में, बॉन्ड्स वाले में। तो बाकी सब में टाइम है, टाइम तक जमा करा के रखिए, बैंक कोई चार्ज भी नहीं लेता इसका। अगर आपने ड्यू डेट तक पैसा, ट्रांसफर डेट से 1 साल 2 साल 3 साल जो भी टाइम है, पैसा विड्रू वहां पे ना किया तो वो डीम्ड आपका क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो था वो, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको फिर उस साल क्या देना पड़ेगा, टैक्स, जो भी स्लैब रेट चल रही होंगे। डन, तो ये आया था। अगला है एग्जम्पशंस अवेलेबल टू इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल। नो मतलब टोटल नहीं, मैं गिनी नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ, 5 मैंने एक जगह दी हुई है, 2 एक जगह, 7 2 आपके बुक में एक्स्ट्रा है, हाँ 9 और 10 होंगी। पर मैं कह रहा हूँ इतना चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आपसे पहले कुछ टाइम था वो ना डायरेक्ट पूछते थे, एक्सप्लेन 54B, 54GA, 54H, फिर तो समस्या थी। और वो 3 पूछते थे 15 नंबर में, कोई टाइम था पंजाबी यूनिवर्सिटी का, आज भी सिस्टम यही है। और बच्चों 3 को लिखेंगे, क्या लिखना तो आपके हाथ में है जी, फिर वही 6 पेज भरने हैं, एक सेक्शन को 2 पेज देने पड़ेंगे, वो अपने डिवाइड हो जाता है। तो वही जब मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था आपको मैंने, 7 में अमाउंट क्या है, एसएससी कौन है, टाइम क्या है, क्या इन्वेस्ट करना है, डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है नहीं है, प्रॉपर वैसे बात करिए, उसको चार्ट सिस्टम में अच्छा लगेगा, और पूरा पेज भी लेंथ वाइज बन पाएगा। सेम उसने इंडिविजुअल को पूछा ट्रांसफर 54 में, अब इंडिविजुअल तो हर जगह है, बल्कि कई जगह तो एनी पर्सन है, जैसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 54D में, ठीक है ना, 54EC में, तो वहां तो सब जगह ही है। तो उस अकॉर्डिंगली तो इंडिविजुअल तो सब जगह ये सर, उल्टा कहिए कंपनी कई कई जगह है। अब कंपनी 54 में नहीं है, कंपनी 54 अपना बी में नहीं है, तो उल्टा पॉइंट है। पर मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, कारण क्यों, कारण क्यों, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हमारे सिलेबस में है, कंपनी का तो आपको अगले सेमेस्टर में भी नहीं है। असेसमेंट इकट्ठी करना अगले सेमेस्टर में, वो बड़ा इंटरेस्ट बनने वाला चैप्टर्स में, कोई यही चैप्टर काम आने वाले हैं और मजा आएगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई, कंपनी वहां पे भी नहीं है हमारे पास, तो कंपनी का तो बात ही छोड़ दो। तो इंडिविजुअल में बच्चे आप फर्स्ट डे पूछ रहे थे मुझसे, सर कौन सा लिखे, तो ऐसे ही बोल के चला गया 54 एक लिखे हैं, 54 सारे लिखे, तो आप ऑल लिखिए, 10 नंबर का पूछ रहे भाई। हाँ 9 6 5 6, जो आपको अच्छे लगे कंफर्टेबली, आप जो सिक्योर है आगे पीछे लिखो, एक थोड़ी होगी लाइन में लिखने। 54 आसान है, घर बेच के घर बड़ा अच्छा लिख सकते हैं हम लोग। 54B जमीन बेच के, कुछ बेच के घर लेना। और ईसी बॉन्ड्स, उन बॉन्ड्स के 4 नाम, रूरल रेक्टिफिकेशन, पावर फाइनेंस, इंडियन रेलवे, नहाय, तो बड़ा अच्छा अच्छा नाम बनेगा, मतलब एक लाइन छोड़ के नाम लिखिए। तो 5 years तक उसको बेचना नहीं है, रिडीम नहीं करना, तो उसको वरना वो क्या मान लेंगे, कन्वर्जन मान लेंगे, तो उसमें कैपिटल गेन स्कीम नहीं मिलती, और विद इन 6 मंथ्स आपने पैसा क्या करना होता है, इन्वेस्ट। तो जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी बेच के घर लो, ज्वेलरी बेच के घर ले लो, 54F, तो वहां प्रोपोर्शनेट है, जितना कैपिटल गेन हुआ डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू CNA, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो मैं नहीं मानता कोई दिक्कत आनी चाहिए। कोई फिर भी डाउट आया ऐसा बनाने में तो मुझे पूछ लेना। जहां बच्चे कहते हैं लोअर क्या चलता है ना, CNA और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, और जहां जहां लोअर है बाकी सब जगह लोअर ही है, सिर्फ प्रोपोर्शनल 54F में है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा अजीब है, बिल्कुल नया रखा है, किसी बुक में नहीं है। क्या, अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट पाए गए किसमें, बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसके लिए थ्योरी मैंने जो नई PDF बनाई है ये वाली, इसके अगले ही नीचे दिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर फॉर किसके लिए, जल्दी बोलना, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मोबाइल पे मैंने आपको भेज दिया, आपके पास है, कोई चैप्टर की नहीं है एक्चुअली, ये अगले सेमेस्टर की है, जिसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स। अब नाम पढ़ाऊंगा आपको समझ आ जाएगा क्या चीज कहना चाहता हूं मैं। ये क्या होता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एक्चुअली क्या होता है, रेड के टाइम पे या वैसे जनरली आपके घर से कोई पैसा पकड़ा जाए जो अनएक्सप्लेन्ड है। अब राइट नाउ बड़े नोटिस आए हैं इस बार, लोगों को बहुत ज्यादा नोटिस आए हैं, कैपिटल गेन के आए हैं पंचकुला में, तो सबको जिन्होंने भी प्रॉपर्टी बेची है सबको चिट्ठी आई है, चाहे जेन्युइनली बेची है कुछ नहीं, बस प्रूफ करिए सोर्स क्या था। अब अच्छा बंदा वैसे ही डर जाता है, मुझे भी चिट्ठी आई, मुझे नहीं सबको आई है, जिसने 10-15 हजार का काम भी करा है, शेयर बेच करे, उसको भी चिट्ठी आ गई एक बार, तो एज अ डिस्क्लोजर देना पड़ा था। तो सेम यहाँ पे क्या था, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। जैसे बाजार दूर ना जाइए, आप घर बना रहे हैं, 4-5 करोड़ रुपए अपने घर पे लगा दिए, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, एकदम से रेड हो जाएगी, कहाँ से पैसे आए, आप चुप, आप कुछ बोल ही ना पाए। तो होता भी मोस्टली ऐसे ही है कि मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, सीए से पूछो, ये अपने को तो पता नहीं कहाँ से आई। मैं कहा इतना बड़ा तो मार्बल लगा रहा है, बल्ले बल्ले करा रखी है, पूरा 9 सेक्टर जाम कर रखा है तूने, ठीक है ना, कि चल क्या रहा भाई तेरा ये। तो कहता है ये अनएक्सप्लेन, चुप हो गया। आपके घर में ज्वेलरी पकड़ी जाए, आप जो, किसकी है पता नहीं है, ये क्या मतलब है कि पता नहीं, सुनने वाली बात है भाई, ये पता नहीं, ये क्या आंसर बना।
तो दीज सेक्शंस आर कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड। 69 ए बी सी डी काफी बड़े सेक्शंस हैं और इस पे फ्लैट टैक्स है 60%। आपको पता होना चाहिए सबसे हाईएस्ट स्लैब है 60%। तो ये सेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है अनएक्सप्लेन्ड, ये तो छोड़ दो। अब यहां से स्टार्ट करेंगे घर पे। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अपनी कहीं शेयर ले रखे हैं 2 करोड़ रुपए के, कल कुछ चिट्ठी आ गई कि 2 करोड़ कहां से आया था, अब बोल नहीं पा रहे। और जब बुक्स में दिखा रखे हैं बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, तो कहाँ से, क्या बताऊं कहाँ से, कैश कुछ आया था लगा दिया जैसे मर्जी करके। ठीक है, तो पता नहीं, तो वो चीजें, एसएससी हैज मेड इन्वेस्टमेंट बट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ज्वेलरी वाले घरों में मोस्टली ऐसे होती है कि बुक्स में है ही नहीं, किताबों में है ही नहीं ज्वेलरी, बिल नहीं आपके पास मोस्टली, तो ठीक हो गया। ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, या कुछ बता रहे हैं वो फेक लग रहा है कि ज्वेलरी ऐसे आ गई जी, फलाना आ गई जी, दादी से मिल गई, फलाने से मिल गई। ये दादी कहाँ से लेगी, कोई सिस्टम तो होगा। ताजे ताजे तुम अमीर बने हो, दादी अब दुनिया में है नहीं, तो पूछ लो कहाँ जाके, चलो ऊपर। ये दिक्कत है, ऐसे ही जवाब दोगे तो फिर वो कहेंगे कोई नहीं, कहीं ऊपर नहीं जा रही, तेरा फैसला इधर ही होगा। तो वो दिक्कत है। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शैल मेड बी ट्रीटेड एज द, क्या बन जाएगी आपकी इनकम ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट करी थी। सरकार कहती है हम तेरे से बहस नहीं करना चाहते, तेरे पास सेटिस्फैक्टरी कारण नहीं है, जिस दिन होगा तो अपना नोटिस लेके आ जाइयो। अभी के लिए तेरा फिलहाल ट्रीटमेंट क्या है, आंसर बता रहा हूँ, सब जगह एक ही लाइन कॉपी है, सब जगह की लाइन। अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है, जितने अमाउंट का पकड़ा गया वो आपकी इनकम बना देंगे उस साल के लिए, और उस पर फ्लैट टैक्स लगेगा कितने परसेंट, बात खत्म। तो आपके पास कोई जेन्युइन रीजन आएगा तो आ जाइए, ऑफिस में बैठे हैं बात कर देंगे। अगला, अनएक्सप्लेन्ड मनी पकड़ी गई, बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल पकड़े गए घर पे, तो कॉमन सेंस वही है। आंसर पढ़ लो, द वैल्यू ऑफ सच आइटम शैल बी ट्रीटेड एज क्या, ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इज फाउंड। तो पॉइंट है, क्वेश्चन मैंने देखा तो आज ही मैंने इसमें सर्वे कराया अपनी, मेरी पादुका की बुक से है, सीए फाइनल की, इंटर की, तो वहां से बना के जहां मिल गया अपने कॉपी कर दिया। अनक्रेडिट सेक्शंस बोलते हैं इसको, अनएक्सप्लेन्ड सच मूल्यन आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए थे जैसे ने। ही ऑफर नो एक्सप्लेनेशन एंड एक्विजिशन, बता नहीं पाया कहां से लिए कहां से आए, नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली मुझे तो। अगला है इन्वेस्टमेंट नॉट फुली, अब ये तक कुछ दिखाई पर सारी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई। जैसे मैंने बैलेंस शीट में दिखाया मेरे 4 प्लॉट्स हैं, तो अपने पास 6 प्लॉट थे, 7 थे, जब रिस्क लेने के लिए बुलाया गया अपने को तो वो गलत है दिखाया, बट झूठ तो झूठ ही है, थोड़ा बोला ज्यादा बोला, तो वो चीज आ गई। अच्छा, ऐसी मेड इन्वेस्टमेंट फाउंड टू बी ओनर ऑफ बुलियन ज्वेलरी, ये चीज पकड़ी गई फुली। नो एक्सप्लेनेशन, वो नहीं दे पाया, तो उस साल के एक्सेस अमाउंट जितने का रिकॉर्ड है वो छोड़ के मैं को तो नहीं करूंगा। अगर अभी घर पे ज्वेलरी पकड़ी गई, अब बिल तो आइए छुड़ ले जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज के टाइम पे लोग BMW कार लेके आ रहे हैं, ऑडी लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप मुझे दिखाइए सोर्स क्या है, मैं लोन कराया है तो बात खत्म हो गई। अगर लोन कराया तो बात खत्म होगी, तो मैं क्यों आपको तंग करूंगा। अगर देखिए कैश था, तो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट अपने आप राइज होता है, कहां से आया। अगर ज्वेलरी बेची, मतलब हो सकता है ज्वेलरी कहां से आई, तो बनता है ना वही क्वेश्चन। अब कहते हैं जी तू तो वैसे ही हमारे पीछे पड़ गया है, हद होगी यार। अब पापा कार लेकर आए, मुझे कोई चिट्ठी नहीं आई, दूसरी बार कार ली कोई चिट्ठी नहीं आई, अरे भाई बैंक एंट्री करी, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, आपके रिटर्न्स बोल रहे हैं कि आपका बजट इतना है। अगर को मैं कल को फॉर्च्यूनर ले 50 लाख की, तो मुझे भी चिट्ठी पक्की है। पिछले टर्न ने तो अभी भरने लगा है, 4-5 लाख तो कमाता है। हाँ, कि कहाँ से आ रहा है ये सिस्टम। हाँ, लोन दिखा दो, 30-35 लाख का लोन है, लोग फिर करते भी ऐसे हैं बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट, कारण क्यों, सबसे बड़ा बेनिफिट खर्चे क्लेम करेंगे। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी की डेप्रिसिएशन सबसे बड़ी चीज, गाड़ी का फ्यूल, वो तो सारे हैवी इतने बड़े बड़े, उनकी डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा आनी है, फ्यूल एक्सपेंस इतना आना है, सर्विस कॉस्ट इतनी आनी है, इंश्योरेंस का खर्चा इतना बड़ा आना है, तो P&L में और तो बेनिफिट तो खर्चा क्लेम करेंगे। गाड़ी का जो इंश्योरेंस है और इंटरेस्ट चल रहा है, लोन चल रहा है, उसमें जो किस्त पे ब्याज आ रहा है, वो खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कार लोन, तो वो खर्चे क्लेम करना अपना बेनिफिट बन जाएगा, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, बड़ी कॉमन गलती। जैसे घर पे खर्चा कर रहे हो, शादियों पे उड़ा उड़ा खर्चा चल रहा है, किसी ने पूछ लिया कैसे, कहता मैं तो आप आए हूं, मुझे नहीं पता। अब आप खा पी के बाहर, ये तो अब हम बचे इसलिए हुए हैं, इसका केस लो है, तमिलनाडु साइड का केस था, आपको पता है वहां तो बड़ा स्वैग चलता है। पैसे पूछे में सोना चांदी तो होते हैं, खाली साउथ पे जाते हैं वो तो फुली, उनका बस नहीं चलता, गाड़ियां सोने की बना के देते हैं भाई, ये लेके जा आज। ठीक है, वो इतना स्वैग, पर वहां केस स्टडी आई थी रेड में, सर्च एंड सीजर में, कि कोई भी आपकी चलती शादी में एंटर नहीं कर सकते, वरना अपने यहाँ रेड होने लग जाए तो शाम को कंगाल हो जाए कि बाबूजी पैलेस कितने बुक करा, 2 करोड़ रुपए में, अंदर क्या चल रही है, कौन सी महंगी चल रही है अपने को नहीं पता, ठीक है, क्या क्या लेवल चल रहा है, क्या स्वैग चल रहा है, वो एंट्री नहीं कर सकते बेचारे। वो एंट्री कब करेंगे, जब शादी ओवर, और अपने हिंदुस्तान में जब शादी ओवर होती है वहां कुछ बचता नहीं, वहां टिक्की की प्लेट नहीं बचती, अरे टिक्की वाले 12 बजे भाग जाते हैं,
आप आगे देखोगे वहां कुछ एक मंडप पे फेरे हो रहे हैं, पंडित जी बैठे हैं 11,000 पे। बताओ कौन से 11 करोड़ लग गए, 2 करोड़ लग गए, 2.5 करोड़ लग गए। तो ये केस स्टडी है सर, ये क्या होगी, चलती शादी में एंटर नहीं कर सकते, वरना आप देख लेंगे ना कि क्या ये है, ये इस धरती का पार तो है नहीं ये कहाँ फिर रहे हैं हम लोग। अगर इतने बड़े हैवी एक्सपेंडिचर होने लग गए, और बंदे की जिसकी शादी है, जिसका फादर कर रहे हैं, उसकी आईटीआर निकाल के देखो 3 लाख रुपए, वहां वहां साला ड्रिंक का काउंटर 15 लाख रुपए का देगा। अलग है ना क्या स्वैग है जी। पैसे ब्लैक मनी पहिए उड़ाई जा रहे हैं, खर्च करिए जा रहे हैं, ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, बिल खोलेंगे, लड़की को 50 लाख का सोना देना है, बिल लेंगे 50 लाख का, दिमाग खराब है, पैन कार्ड पे आ जाएंगे, रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। लगा था नहीं जी, कच्चे में ही चाहिए, डायमंड्स हैं बेचने के काम आ जाएंगे, जो सिस्टम है बाद में। तो यही सेम है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। तो सरकार उसको आपका क्या बनाएगी, इनकम बनाएगी, फिर कल को आप भी खर्चे उड़ा दो पूरे, ठीक है ना। सच अमाउंट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, कि कोई जी खर्चा क्लेम कर लो, नहीं। आपने बुला लिया शाहरुख खान की 10 करोड़ रुपए लेगा, दे दो, फिर क्या चक्कर है, आपके पास तो पैसे हैं, ठीक है, कल को वही पीएनएल में खर्चा क्लेम कर ले, दिमाग खराब है। ये किसने कहा था, तो शाहरुख खान बुला, 10 करोड़ का खर्चा पीएनएल में डालेंगे, तो ये खर्चे कोई भी अलाउड नहीं है। डन। तो नेक्स्ट आइएगा, इसके बाद ये पीजीबीपी का न्यूमेरिकल अपन नहीं कर रहे सर, पहले दोनों। हाँ जी, वीक का बी कौन सा था, सॉरी रह गया, हाँ ये सर पीजीबीपी में से जो मैंने आज आपको पीडीएफ शेयर करी है, पीजीबी नोट्स के नाम पे, ये रीड करना पेंडिंग है हमारी। इसमें ना 4-5 क्वेश्चन आ रखे हैं साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, एक फैमिली प्लानिंग का खर्चा जो कंपनीज करती हैं, पेट पेट खर्चे हैं कुछ 35 AD, मैंने स्कैन कर रखा है, ये रहा, मैंने ये रहा, छोटे छोटे से हैं जी पॉइंट, ज्यादा नहीं है, ये रहा, ये रहा, पेज नंबर नोट करना है तो कर लो, 2.11 पे है, 2.11 पे है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वैसे पढ़ाऊंगा जरूर, सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। ये 2.11 पे लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द फील्ड ऑफ क्या, साइंटिफिक रिसर्च। वैसे इसका चार्ट डायग्राम मेरे पास बना पड़ा है, जो सीए वालों को पढ़ाता हूँ, ग्रुप में शेयर हो जाएगी फोटो, तो आपको मिल जाएगी, आपके लिए काम आ जाएगी। इन सबके जितने पॉइंट्स हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि एक्सपेंडिचर आप कहाँ कहाँ करते हो, एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एसएससी कैंसल, अगर आप रिसर्च खुद करवाते हो तो क्या सिस्टम है। दूसरा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसएससी, दो तरह के खर्चे होते हैं, नॉलेज के लिए बताओ आपको, रेवेन्यू एंड कौन से, कैपिटल, रेवेन्यू बंदे रखने पड़ेंगे, सैलरी मटेरियल वगैरह, कैपिटल बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, मशीनरी लेनी पड़ेगी, एसेट्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका, ये एक्सपेंडिचर इन हाउस, आप बाहर ना कराओ, बाहर ना कराओ, अपने आप ही आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर खुद ही, जैसे कंपनीज होती हैं R&D, रिलायंस खुद बैठी है इसमें R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये पूरा पार्ट इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कुछ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनसे आप करवा सकते हो, बॉडी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नेशनल लेबोरेटरीज अगर उनसे करवाते हो तो 100% जितना खर्चा आप करोगे, 100% आपको इसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। डिडक्शन फॉर अ सम मनी गिवन टू साइंटिफिक रिसर्च की दोगे, बहुत सारा एग्जांपल नहीं पढ़नी, इलस्ट्रेशन मत पढ़िएगा, पेजेस में आपको भेज दिए कि घर जाके ना पूरा पीजीपी पढ़ना, और गिनती के 2-3 पेज पढ़ना, आई थिंक सो ज्यादा बेटर है। ये पेज नंबर कहाँ पे आ रहा है, 14 है, उससे पहले कौन सा था, 13, और 12 11 से स्टार्ट अभी के लिए। लो पहले इसको ओवर कर ले, पहले पीजीपी खत्म है। इसका क्वेश्चन आप मुझसे पहले कर लीजिए फटाफट, अदर सोर्स का, मैं एप्लीकेशन करा रहा हूँ जो बड़ा है थोड़ा सा, पहले अदर सोर्स कर लीजिए फटाफट, कॉपी ओपन कर लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड में हो जाएगा, कॉपी ओपन करके क्वेश्चन कौन सा, ये 9th का बी, 9th का बी लिख लेना, पेपर वही चल रहा है आपका, 9th का बी, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, अदर सोर्स। और कौन से क्वेश्चन आते हैं पीजीपी की थ्योरी में, इसमें जी, हाँ, पीजीपी की थ्योरी पक्का नहीं है, न्यूमेरिकल पक्का है अभी तक तो, कैपिटल गेन की थ्योरी में आ रहा है और न्यूमेरिकल दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। अदर सोर्स की थ्योरी नहीं आती, नहीं, वो वैसे ही बना दो, कभी बन जाए, गिफ्ट की हुई है 5 नंबर की, बस इतनी हुई है, भी दिखाऊंगा। चलें सर प्लीज, लो पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, करें शुरू, जल्दी प्लीज थोड़ा साथ दीजिएगा। कैलकुलेट द टोटल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स फॉर मिस्टर लवदीप सिंह बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर 19-20 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 10% डिवेंचर 29,700, मैं यहीं पे कर देता हूँ, कॉपी भी लिख लेना, 29,700 है तो डिवाइड बाय 90 × 100, कोई भी डिवेंचर आ जाए आज के टाइम पे, सब पे डिटेल्स लगता है, याद कर लो, कोई भी डिवेंचर आ जाए, लिस्टेड अनलिस्टेड कोई आ जाए, सब पे एक ही रेट है, कितना, 10% डिवेंचर पे। वो तंग कौन करता है आपको, टैक्स फ्री है नहीं है फलाना है, उसकी भी मैं समरी बना दी, उसकी भी समरी बना दी,
16 25-26 पॉइंट्स हैं जिन पे इनकम पे टीडीएस नहीं लगता या इनकम एग्जाम्प्ट है, वो लिखी पड़ी है सिर्फ न्यू पीडीएफ में। पहले ये पढ़िएगा, इसको क्रॉस अप करिए। 29,700 डिवाइड बाई 19 into 100, इसकी इनकम 33,000 ली जाएगी काइंडली प्लीज। बिकॉज क्या लिखा हुआ है पार्थ यहाँ पे, परसीव मतलब टीडीएस काट के मिलेगा एट द रेट 10%। नॉलेज के लिए बताना चाहिए। अगला चलिए, इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट कितना मिला, जल्दी बोलिए। 3,000, तो लिखिए एग्जाम्प्ट। क्यों लिखिए, नॉलेज लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा कैसे मैं बोलता हूँ, आप मुझे ना ज्यादा पॉइंट बोल देना। पहला क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, साफ साफ प्रॉपर लिखिएगा। 29,700 डिवाइड बाई 90 into 100, इट्स 33। दूसरा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग, आपको बताना चाहिए एग्जाम्प्ट अप टू 3500 रुपए पर एनम साल के। सो दैट्स वाई ये भाई साहब को तो मिले ही 3 है, तो ये एग्जाम्प्ट है, याद रखिएगा। अभी आएगा जी, मैं वही पॉइंट आपको दिखाऊंगा, लिखे हुए हैं आपको एक ही जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, वरना अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो वो भी कहना क्या पॉइंट है, एक गो थ्रू करने वाली बात है, पेपर में याद रहे ना रहे, वो पॉइंट इतने ज्यादा है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यू पीडीएफ है मेरी लिस्टेड अनलिस्टेड भी है उसमें? ना जी, उसमें नहीं है, आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। ये न्यू पीडीएफ में ये तो रहा अदर सोर्स का, और न्यू पीडीएफ में ये तो है नेम्स। कभी पेपर में अब मुझे लग रहा है कि शायद आ सकता है कि पूछेगा राइट एनी 5-6 इनकम के नाम बताइए जो किसमें जाते हैं, अदर सोर्स। तो अब ना लिख पाए तो ये कुछ नाम है 22, आसान आसान याद कर देना जो आपको लगे, जैसे कि डिविडेंड है, विनिंग है, सब लेटिंग है, कल बताया था मैंने शायद आपको, कल बताया था। और फैमिली पेंशन, डायरेक्टर सिटिंग फीस, ओ सेटिंग वाला, हाँ ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड ये रहा, अब कल आया था ना वो सेटिंग फीस वाला। तो डायरेक्टर्स वाला आ गया, गिफ्ट आ गया, ठीक है, एडवांस फॉर फ्यूचर मनी आज के टाइम पे, एग्जामिनरशिप फीस, और रेंट आ गया, एग्रीकल्चर इनकम, जो लैंड आउटसाइड, और इनकम टैक्स के ऊपर रिफंड, उस पे जो ब्याज मिलता है, इनकम टैक्स के जो ब्याज मिलता है। अब ये रहा वो पॉइंट पार्थ, ये रहे कुछ नाम जो आप पूछ रहे थे ना, ये रहे इनकम एग्जाम अंडर सेक्शन 15। बस एक बार मुझे लगता है आप गो थ्रू भी कर लेंगे ना घर जाके, एक बार निकाल लगा लेंगे, एक बार पेपर के आगे मॉर्निंग, आई थिंक सो पेपर में नहीं करता होगा। तो ये रहा 35 वाला पॉइंट, ये रहा, जो मैं इकट्ठे कर दिए मैंने आपके लिए स्कैन करके। पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 35 इंडिविजुअल अकाउंट एंड 7,000 फॉर अ ज्वाइंट, नया पॉइंट आ गया। पर इतना टेक्निकल नहीं आएगा यार, मैं फिर बोल रहा हूँ ये सीए की बुक में से करा है, तो बहुत टेक्निकल है। हाँ जी बोलिए। वो लगा जी, मैं जाते बताऊंगा, उसको अलग करेंगे, मैं भी कर बताऊंगा। आज के लिए पहले मैं इतना सारा सम कर बैठूंगा, पहले पेपर ही सॉल्व हो जाए पहले तो। ये रही जी 12 ईयर नेशनल सेविंग एनुटी सर्टिफिकेट्स हैं, आप कर जो ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट बोर्ड है, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे नाम ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे हुडको के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इशूड बाय एसबीआई है, ठीक है, नहाय का रेलवे फाइनेंस, याद आया कुछ 54 सी। तो यहाँ तो माफ करना ही पड़ेगा, आपको तो प्रमोट कर रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो, और ऊपर से उसी के इंटरेस्ट पे मैं आपको टैक्स ले लूँ, तो फायदा क्या हुआ, आप जाएंगे क्यों। तो पूरा रास्ता ही बंद कर दिया अपन ने। और गोल्ड मोनेटाइजेशन उस स्कीम में, ठीक है, काफी लिखे हुए हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद के हैं। ये चीज आपकी बुक में भी है, ये पॉइंट आपकी बुक में बट कम है। आपकी बुक में एक लिखा हुआ है एग्जाम टैक्स सिक्योरिटी, में पेज में बता दूंगा, इसमें जब देखना देख ही लो। अदर सोर्स में आपकी बुक में पेज नंबर है जी, आपकी बुक में 2.230 पेज नंबर 2.230 मिल गया निखिल। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें ए पॉइंट है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये सारे एग्जाम्प्ट है। 13 पॉइंट्स हैं, आई थिंक मोर देन नफ है, इसके स्थाई करने से तो 13 बहुत है यार ये, ठीक है। और इसके नीचे टैक्स फ्री सिक्योरिटी है, वो डिफरेंट चीज है, मैं बाद में बता पाऊंगा। तो ये 13 नाम है आपके पास, जो अगर आपने पढ़ने हैं, इनसे अगर कोई इंटरेस्ट मिला, आ सकता है पेपर में, क्या पता लगता है कि ऐसे नाम लिखिए 4-5 जो इंटरेस्ट माफ है, तो इन्हीं लोगों से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा माफ है। चलिए आगे, चलो भाई जल्दी प्लीज। 10% डिविडेंड रिसीव हुआ प्रेफरेंस शेयर्स पे, अमाउंटिंग टू 225, तो इसको लिख लेगा डिविडेंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है बस मुझको, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो मेरा डाउट है तो ये होना चाहिए। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, शायद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पे वर्ड रिसीव है पहली बात तो।
रिसीव है तो टीडीएस कट के मिलेगा, क्योंकि 5,000 से ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उस पर टीडीएस लगता है। और ये भाई साहब ने छोटी गड़बड़ क्या कर दी मेरे अकॉर्डिंग, 225 के तो प्रेफरेंस ही थे, 225 का ही 10% कितना बनता है,